मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों मैं लेके हूं आप सभी के लिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 321 की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें अपन टॉपिक वाइज संपूर्ण सिलेबस की चर्चा करेंगे। सभी अपने सिलेबस में 13 टॉपिक है, 13 टॉपिक की अपन चर्चा करेंगे। एक ही क्लास में संपूर्ण सिलेबस की अपन चर्चा करेंगे टॉपिक वाइज। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इसका कोड क्या है। कोड है AGENGG 321। इसका जो टाइटल है इसमें अपने को पढ़ना क्या है, दो चीज के बारे में पढ़ना है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर। मतलब प्रोटेक्टेड जो कल्टीवेशन है ये होती क्या है दोस्तों। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की एक बार आप डायग्राम से समझ लीजिए इसको। ये तो आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस में क्या होता है दोस्तों, एक मतलब जो नियंत्रित वातावरण, जो फसल होती है उसको नियंत्रित जलवायु प्रदान करी जाती है, वातावरण प्रदान करा जाता है, उसमें टेम्परेचर भी नियमित होता है, सापेक्षिक आर्द्रता वगैरह सभी जो वातावरण की जो भी इन्वायरमेंट के फैक्टर है वो क्या होते हैं, नियमित होते हैं। तो नियमित जो वातावरण के फैक्टर फसल को प्रोवाइड करके जो प्रोडक्शन लिया जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। अगर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अपने को पूछे इसके बारे में, तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या होती है दोस्तों कि किसी फसल को नियमित या नियंत्रित जलवायु या नियंत्रित वातावरण प्रदान करके उसके प्रोडक्शन लेने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बोलते हैं। इसके बाद में जानते हैं दोस्तों कि जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है इसमें अपने को मेनली पढ़ना क्या है। जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है अपना जो सिलेबस है, इसमें अपने को जो सिलेबस में दिया गया है वो है ग्रीन हाउस के बारे में। मेनली किसके बारे में है? ग्रीन हाउस के बारे में, कि ग्रीन हाउस के जो टाइप्स वगैरह, इसमें ड्रायर्स, जो एक फसल की जो कल्टीवेशन की जाती है ग्रीन हाउस में, कैसे कल्टीवेशन कर सकते हैं, कैसे उसकी मार्केटिंग वगैरह कर सकते हैं, इसके बारे में अपने को इसमें पढ़ना है। इसके बारे में चलते हैं अपन फर्स्ट टॉपिक पर। अपना पहला टॉपिक है दोस्तों इंट्रोडक्शन टू ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी। सबसे पहले अपने को क्या पढ़ना है दोस्तों, सबसे पहले अपने को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी। मतलब जो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी है इसकी तकनीक के बारे में पढ़ना है। इसके बाद में टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस, मतलब ये ग्रीन हाउसेस क्या है इसके बारे में ब्रीफ पढ़ना है। इसके बाद में अपने को पढ़ना है क्या, ग्रीन हाउस की टाइप्स। इसके बाद में पढ़ना है क्लाइमेट कंट्रोल इन ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस के अंदर जो क्लाइमेट कंट्रोल करते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या कंट्रोल किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि जो ग्रीन हाउस वर्ड है इसका क्या मीनिंग है, ग्रीन हाउस बोलते हैं इसको। दोस्तों ग्रीन हाउस क्या है, एक स्ट्रक्चर है। क्या है? ग्रीन हाउस एक स्ट्रक्चर है जो दीवारें और छत, मतलब जो ग्रीन हाउस है एक स्ट्रक्चर है, उसमें दीवारें और जो छत बनी होती है। और क्या होता है, इसकी जो छत है वो कांच या प्लास्टिक या छायांकन जाल के द्वारा क्या ढकी हुई होती है। ग्रीन हाउस एक संरचना है जिसमें दीवारें और छत किसके द्वारा ढकी होती है, पारदर्शी सामग्री के द्वारा। जैसे कांच हुआ, प्लास्टिक की छत हुई, मतलब प्लास्टिक की कोई पॉलीथीन वगैरह बिछा देते हैं, छायांकन जाल बिछा देते हैं, और उसमें विनियमित जलवायु परिस्थितियां प्रदान की जाती है। अब देखिए दोस्तों, ग्रीन हाउस क्या है, एक स्ट्रक्चर है, उसमें क्या करते हैं, दीवारें और जो छत होती है इसको एक पारदर्शी सामग्री से कवर कर देते हैं, जिसमें क्या होता है, एक प्लांट को क्या विनियमित जलवायु प्रदान की जाती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी। ग्रीन हाउस तो देखिए अपने एक स्ट्रक्चर है जिसकी दीवारें और छतें पारदर्शी मटेरियल से क्या करी जाती है, कवर की जाती है, और उसमें विनियमित जलवायु प्रदान करके क्या करते हैं, प्लांट्स उगाते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि जो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी है, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी बोलते किसे हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से, ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी में क्या होता है, अनुकूल जलवायु प्रदान करी जाती है। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी क्या है, ये एक अनुकूल जलवायु प्रदान करने की, पौधे को अनुकूल जलवायु प्रदान करने की क्या है, तकनीक है। क्या है,
ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी एक पौधे को अनुकूल जलवायु प्रदान करने की क्या है दोस्तों, तकनीक है। इसमें क्या करते हैं, जो प्लांट्स है, प्लांट्स को प्रतिकूल जलवायु से बचाया जाता है। क्या किया जाता है, प्लांट्स को प्रतिकूल जलवायु स्थितियों से क्या किया जाता है, बचाया जाता है। तेज हवाएं हुई, अत्यधिक विकिरण, अत्यधिक गर्मी हुई, अत्यधिक तापमान हुआ, कीट और बीमारियां हुई, इन सभी से क्या जाता है, प्लांट को बचाया जाता है, प्लांट को प्रोटेक्शन किया जाता है। अब इसके बारे में अपन ने इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया, जो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी है इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। इसके बारे में चलते हैं नेक्स्ट एक बार जूम कर लेते हैं इसको। देखिए दोस्तों, इसके बाद में अपने को पढ़ना है क्या, इसका एडवांटेज, मतलब जो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी है इसके लाभ क्या क्या हैं। दोस्तों इसके लाभ है, देख पहला लाभ है इसका कि एक वर्ष में अपन 4 से 5 फसल ले सकते हैं। जो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी है इसमें एक वर्ष में क्या ले सकते हैं, 4 से 5 फसलें ले सकते हैं। इसके बाद में है, इसमें जर्मिनेशन परसेंटेज अधिक होती है। जैसे अपने जो खेत होता है बाहर अपन नॉर्मल जो कृषि करते हैं उसमें जर्मिनेशन परसेंटेज कम होता है, उसमें क्या होता है, बीज खराब होने की संभावना ही ज़्यादा होती है प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण। और यहाँ पर क्या है, इन्वायरमेंट की अनुकूल परिस्थितियाँ होती है तो जर्मिनेशन परसेंट भी क्या होगा, अधिक होगा। और जो एडवांटेज इसका नेक्स्ट है कि इसमें रोजगार अधिक मिलता है। जो शिक्षित युवा है वो भी इसका रोजगार करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसके बाद में है प्रोडक्टिविटी अधिक। जो नॉर्मल अपन कृषि करते हैं इसकी कंपेरिजन में क्या होता है, प्रोडक्शन अधिक होता है, प्रोडक्टिविटी अधिक होता है, प्रति हेक्टेयर उपज करने की क्षमता अधिक होती है। इसके बाद में है, इसमें क्वालिटी इंप्रूव होती है, क्वालिटी बढ़िया रहती है, फसल के खराब होने के चांसेस कम रहते हैं, क्वालिटी गिरने के चांसेस कम रहते हैं। इसके बाद में है दोस्तों, इसका नेक्स्ट लाभ है कि रोग और जो कीट है ये कम लगते हैं और फसल की क्वालिटी वगैरह को खराब कम करते हैं और इनका प्रभावी नियंत्रण हो जाता है इसके अंदर। अब इसके बाद में और भी लाभ देखें तो अपन कि एक छोटी सी संरचना होती है उसमें प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। अपन मतलब एक बीघे में जो 10 बीघे नॉर्मल कृषि करते हैं उससे भी ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। मतलब छोटे एरिया में अपन अधिक प्रोडक्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में है टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार अपनी एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे, आकृति के या आकार के आधार पर जो ग्रीन हाउस है इसका क्लासिफिकेशन समझाइए। पहला है दोस्तों, अपन इसको डायग्राम से समझेंगे। पहला है लीन टू टाइप। क्या है, लीन टू टाइप। मतलब लीन टू टाइप का जो ग्रीन हाउस होता है इसके जो भवन के किनारे होते हैं, जो भवन के किनारे होते हैं उसके टच में होता है। ये इमारतों से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, इमारतों से जुड़ा हुआ होता है और भवन के किनारे बना हुआ होता है। इसको डायग्राम से ही समझिए दोस्तों। देखिए जो पहला डायग्राम है, पहला डायग्राम है वो लीन टू टाइप ग्रीन हाउस का ही है। देखिए दोस्तों, इसमें ये भवन की क्या है, इमारत है, मतलब दीवार है। इस दीवार के ही टच में क्या बना हुआ है, इस दीवार के टच में क्या बना हुआ है, ग्रीन हाउस बना हुआ है। तो जो इमारत से जुड़ा हुआ होता है और भवन के किनारे जो बना हुआ होता है, जो ग्रीन हाउस बना हुआ होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लीन टू टाइप। क्या बोलते हैं, लीन टू टाइप ग्रीन हाउस बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है इवन स्पेन टाइप। क्या है, इवन स्पेन टाइप मतलब पूर्ण आकार की संरचना। मतलब इसमें पूर्ण आकार, ये किसी भवन वगैरह से नहीं जुड़ा हुआ होता, ये पूर्ण आकार का होता है, अपने आप में क्या होता है, पूर्ण होता है। और इसमें दो छतें समान ढलान के साथ जुड़ी होती है। मतलब दो छतें जुड़ी हुई की कैसे, समान ढलान के साथ। और ये समतल जमीन पर बनाया जाता है और छोटे आकार के होते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको डायग्राम से समझ लीजिए। देखिए ये जो तीसरे टाइप का है ये क्या है, ये है दोस्तों वो इवन स्पेन टाइप ग्रीन हाउस। देखिए दोस्तों, इसमें एक छत तो ये हो गई ढलान के रूप में, दो छतें बताई थी अभी मैंने जो बताया हूं।
अब देखिए एक छत ये हो गई, एक छत ये हो गई, दोनों किसमें है, ढलान में है, और छोटे आकार के क्या है, छोटे आकार के ग्रीन हाउस हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं दोस्तों, समतल जमीन पे बने हुए हैं, इनको ही क्या बोलते हैं, इवन स्पेन टाइप ग्रीन हाउस। आई होप आपको समझ में आया होगा डायग्राम से आसानी से। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों अनइवन टाइप ग्रीन हाउस। क्या है, अनइवन टाइप। इवन स्पेन टाइप में क्या था, समतल जमीन पे तो छोटे आकार के थे, डंडे क्या थी, जो छतें थी वो क्या थी, समान थी। अब देखिए दोस्तों अनइवन टाइप है, इसका निर्माण पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। इसका किस में किया जाता था, समतल जमीन पर, इसका पहाड़ी क्षेत्रों में। और छतें क्या होती है, असमान आकार की होती है। डायग्राम से समझिए दोस्तों इसको, देखिए ये किसका है, अनइवन टाइप का ग्रीन हाउस है। अब देखिए दोस्तों इसमें ये छत और ये छत, ये क्या है, दोनों असमान है। क्या है दोस्तों, दोनों छतें असमान है। दूसरी विशेषता क्या थी, ये पहाड़ी पर बने हुए होते हैं। क्या होते हैं, पहाड़ी पर बने हुए होते हैं। आसानी से डायग्राम आपको समझ में आया होगा। डायग्राम भी अपनी एग्जाम में पूछते हैं, तो आसानी से डायग्राम को आप बनाइए। इसके बाद में देखिए दोस्तों, इसके बाद में है कि रिज एंड फर्रो टाइप। क्या है, रिज एंड फर्रो टाइप। देखिए दोस्तों एक दूसरे से दो या दो से अधिक फ्रेमों से जुड़े होते हैं। ये क्या होते हैं, एक से अधिक टाइप के क्या होते हैं, ग्रीन हाउसेस होते हैं, और ये फ्रेम के द्वारा जुड़े रहते हैं। बारिश या बर्फ, जो बारिश या बर्फ होती है, जैसे मान लो दो ग्रीन हाउस जुड़े हुए हैं, उनमें जो बीच में नाली बनी हुई होती है वो किसका काम करती है, बारिश या जो बर्फ का पानी होता है, बर्फ होती है, उसको हटाने के काम में आते हैं। अब देखिए दोस्तों डायग्राम से समझिए इसको। देखिए अब इसमें जो है, इसमें देखिए दोस्तों बीच में क्या बने हुए हैं, बीच में नालियां बनी हुई है, एक से अधिक क्या बने हुए हैं, एक से अधिक ग्रीन हाउस आपस में जुड़े हुए हैं, बीच में नाली बनी हुई है। ये किसके काम में थे, बारिश का पानी निकालने के लिए, और बर्फ जम जाती है उसको निकालने के लिए। आई होप आपको रीजन फर्रो टाइप का ये समझ में आया होगा ग्रीन हाउस। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप है सा टूथ टाइप। क्या है दोस्तों, सा टूथ टाइप ग्रीन हाउस। सा टूथ टाइप ग्रीन हाउस में क्या है, रिज और फर्रो के समान ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्राकृतिक वेंटिलेशन। क्या होता है, इसमें प्राकृतिक वेंटिलेशन उपस्थित होता है। जी ये वेंटिलेशन क्या होता है, इसकी अपन चर्चा करेंगे आगे के टॉपिक में। देखिए दोस्तों रिज और फर्रो के समान होता है, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है, प्राकृतिक वेंटिलेशन पाया जाता है। देखिए दोस्तों इसका डायग्राम, इसका डायग्राम ये है, ये इसका डायग्राम है। इसमें देखिए दोस्तों ये किसके समान है, ये है, इसका नाम क्या है, सा टूथ टाइप। ये उसी के समान है, रिज एंड फर्रो के समान ही। देखिए बीच में नाली बनी हुई होती है, पर इनमें क्या पाया जाता है, प्राकृतिक वेंटिलेशन पाया जाता है, उनमें नेचुरल वेंटिलेशन नहीं पाया जाता। अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रकार था अपना कॉन्सेट टाइप। क्या था दोस्तों, कॉन्सेट टाइप। इसमें क्या होता है, जो कवरिंग सामग्री होती है, मतलब कवरिंग सामग्री को बोलते हैं, जो ढकने के लिए जो सामान काम में लिया जाता है, वो क्या होती है, पॉलीथीन होती है। और इसमें खर्चा क्या आता है, कम आता है। जो कौन से टाइप होता है इसमें खर्चा कम आता है, और ढकने में क्या आती है, पॉलीथीन काम में आती है। ये क्या है, ये है वो कौन से टाइप ग्रीन हाउस। देखिए दोस्तों इसको ध्यान से, इसमें क्या है, ये पॉलीथीन बनी हुई है, पॉलीथीन से ये ढका हुआ है, इसमें खर्चा भी क्या आता है, कम आता है। ऊपर जो कवरिंग मटेरियल काम में लेते हैं वो क्या लेते हैं, अपने पॉलीथीन काम में लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको इस जो पीडीएफ चाहिए इस क्लास की, तो आप मैं नंबर बताऊं उन पे कॉल कर सकते हो, और सॉरी मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो 8690596638। इन पे टेक्स्ट या व्हाट्सएप मैसेज करके आप ये पीडीएफ पे ले सकते हो। इसमें डायग्राम वगैरह जो पीडीएफ में जो दिए हुए हैं वो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ से समझ लीजिए, इस पीडीएफ से बाद में पढ़ लेना। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों, अपन ने जो शेप के आधार पर जो इसके ग्रीन हाउस के टाइप्स थे वो तो अपन ने समझ लिए। इसके बाद में है बेस्ड ऑन यूटिलिटी।
यूटिलिटी मतलब उपयोगिता के आधार पर ग्रीन हाउस के प्रकार। पहला है दोस्तों ग्रीन हाउस फॉर एक्टिव हीटिंग। और दूसरा क्या है, दूसरा है ग्रीन हाउस फॉर एक्टिव कूलिंग और एक्टिव हीटिंग। मतलब यूटिलिटी के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव हीटिंग और एक्टिव कूलिंग। इनकी डिटेल से चर्चा अपन नेक्स्ट टॉपिक में, जो आगे टॉपिक आएगा इससे रिलेटेड, उसमें करेंगे। अब इसमें देखिए दोस्तों, ये दोनों टाइप है। एक्टिव हीटिंग मतलब ये क्या उत्पन्न करेगा, हीट उत्पन्न करेगा। ये काम में किसके आता है, ये ठंड से बचाने के लिए, जो प्लांट्स होते हैं इनको ठंड से बचाने के काम में आते हैं। जो ग्रीन हाउस है एक्टिव हीटिंग वाले, ये ठंड से बचाते हैं प्लांट्स को। इसमें क्या क्या काम में लिए जाते हैं, सोलर हीटिंग सिस्टम, ये हीट उत्पन्न करते हैं, सोलर हीटिंग सिस्टम। रेडिएंट हीटर और यूनिट हीटर किसमें काम में लेते हैं, ठंड से बचाने के लिए, पौधों को ठंड से बचाने के लिए ये काम में लेते हैं। अब पहला टाइप तो हो गया एक्टिव हीटिंग वाला, ये ठंड से बचाने के लिए, प्लांट्स को पाले से बचाने के लिए काम में लिए जाते हैं। दूसरा है एक्टिव कूलिंग क्या है, इसका विपरीत है। इसमें क्या करते हैं, गर्मी से बचाने के लिए इनका यूज लिया जाता है। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट टाइप किसके आधार पर है, नेक्स्ट टाइप है वुडन फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। मतलब किसके, कंस्ट्रक्शन, निर्माण के आधार पर इनको क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला क्या है, वुडन फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, मतलब लकड़ी से बने हुए क्या, ग्रीन हाउस। इनका विस्तार मतलब जो फैले हुए होते हैं, ये कितने भाग में फैले हुए होते हैं, ये 6 मीटर से कम में भाग में जो फैले हुए होते हैं, उनको किस फ्रेम से बनाते हैं, वुडन फ्रेम से। जिनका विस्तार 6 मीटर से कम हो उनमें कौन सा फ्रेम काम में लेते हैं, वुडन फ्रेम्ड काम में लेते हैं। और जिनका 12 मीटर से कम, 12 मीटर वो विस्तार हो, उनमें कौन सा काम में लेते हैं, पाइप फ्रेम्ड। और जिनमें 15 मीटर से अधिक हो उनमें क्या लेते हैं, स्टील से बना हुआ ट्रस काम में लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इनकी डायग्राम से समझते हैं कि ये है क्या। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, पहला है पहला कौन सा है, पहला है वुडन फ्रेम्ड में क्या काम में लेते हैं अपन, लकड़ी काम में लेते हैं। इनकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए किसका यूज लिया जाता है, लकड़ी का फ्रेम होता है। देखिए दोस्तों, डायग्राम में आप देख सकते हो, ये किसका फ्रेम है, लकड़ी का फ्रेम है। इस पे पॉलीथीन वगैरह कुछ भी अपन लगा सकते हैं, कवरिंग मटेरियल कुछ भी लगा सकते हैं। पर जो फ्रेम वगैरह, खंबे वगैरह होंगे, वो किसके होंगे दोस्तों, वो होंगे वुड के, लकड़ी के होंगे। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया वुडन फ्रेम्ड ग्रीन हाउस। इसके बाद में है ये। अब इसमें देखिए, इसमें स्टील के बनी हुई ये जो संरचना होती है, खंबे वगैरह किसके काम में लेते हैं, स्टील के काम में लेते हैं। ये कौन सा हो गया, ट्रस फ्रेम्ड ग्रीन हाउस। इसके बाद में है नेक्स्ट, ये देखिए दोस्तों, एक था पाइप फ्रेम्ड ग्रीन हाउस। इसमें जो पाइप लगे हुए हैं, ये क्या लगे हुए हैं, पाइप। इनका फ्रेम किससे बनता है, पाइप से। तो ये कौन से हो गए, पाइप फ्रेम्ड ग्रीन हाउस। आई होप आपको डायग्राम से आसानी से समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है दोस्तों ग्रीन हाउस टाइप बेस्ड ऑन कवरिंग मटेरियल। मतलब जो स्ट्रक्चर तो अपन ने बना दी, फ्रेम तो अपन ने बना दिया, इसके ऊपर जो कवरिंग मटेरियल काम में लेते हैं, उसके आधार पर ग्रीन हाउस का क्लासिफिकेशन देखना है। पहला है ग्लास ग्रीन हाउस, मतलब उनमें क्या लेते हैं, जो ग्रीन हाउस को कवरिंग करने के लिए किसका यूज में लेते हैं, ग्लास मतलब कांच का। इसके बाद में है प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउस। इसमें किसका यूज में लिया जाता है, प्लास्टिक का काम में लिया जाता है, प्लास्टिक की पन्नी वगैरह यूज में ली जाती है। इसके बाद में है रिगिड पैनल। इसमें किसका काम में लेते हैं, रिगिड पैनल काम में लेते हैं। इसके बाद में है सेटिंग नेट्स। सेटिंग नेट्स मतलब नेट, जो आपने ग्रीन नेट, ग्रीन पर्दा देखा होगा, उस प्रकार की नेट, जाली, हरे रंग की जाली का यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, डायग्राम से आप समझिए इसको, जो क्लासिफिकेशन है इसको डायग्राम से आप समझिए। देखिए, पहला मैंने बात की थी ग्लास फ्रेम्ड। ग्लास फ्रेम्ड में ये देखिए आप, ये किसका बना हुआ है,
ग्लास का बना हुआ है। किसका बना हुआ है दोस्तों? ग्लास का बना हुआ है। इसमें क्या लगा हुए हैं? ग्लास लगे हुए हैं, कांच वगैरह लगे हुए हैं। तो ये कौन सा ग्लास फ्रेम्ड वाला हो गया? ये है दोस्तों, एक मिनट, रिगिड पैनल। कौन सा है? ये रिगिड पैनल वाला हो गया। और इसके बाद में है ये प्लास्टिक वाला हो गया, ये हो गया ग्रेनाइट। देखो दोस्तों, इसमें ऊपर की ओर आप देख सकते हो जाली नुमा संरचना होती है हरे रंग की। इसमें क्या है? प्लास्टिक। ये क्या लगी हुई है? प्लास्टिक लगी हुई है। ये है रिगिड पैनल। क्या है? रिगिड पैनल है। ये कांच का बना हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, अपना टॉपिक का सेकंड पार्ट था कि क्लाइमेट कंट्रोल इनसाइड ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस में अपने को क्या करना है? क्लाइमेट चेंज करनी है। मतलब क्लाइमेट जो कंट्रोल करते हैं वो क्या क्या करते हैं, एक प्लांट के लिए क्या क्या कंट्रोल्ड प्रोवाइड करवाई जाती है क्लाइमेट। देखिए दोस्तों, क्लाइमेट में अपने इसको एक तो लाइट जो प्रकाश होता है, प्रकाश किस में काम में आता है? फोटोसिंथेसिस में काम में आता है। तो ये अपन प्रोवाइड करवाते हैं एक कंट्रोल्ड रूप में। इसके बाद में है टेम्परेचर। इसके बाद में है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या होता है दोस्तों? ये क्या होता है? एक जो हवा होती है, हवा को क्या करता है? बाहर निकालता है। जो हवा होती है उसको बाहर निकालता है। आगे अपन समझाएंगे इसको नेक्स्ट टॉपिक में। इसके बाद में है CO2। CO2 क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये पौधों को किस में काम में आती है? ये पौधों को प्रकाश संश्लेषण में काम में आती है। तो ये भी एक कंट्रोल्ड रूप में ग्रीन हाउस में प्रोवाइड करवानी पड़ती है प्लांट्स को। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें अपने को पूछते हैं ग्रीन हाउस का क्लासिफिकेशन वगैरह, इंपोर्टेंस और क्लाइमेट कंट्रोल में अपन क्या क्या कर सकते हैं, ये पूछता है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की। और नेक्स्ट टॉपिक है अपना, देखिए दोस्तों, एक मिनट, नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ ग्रीन हाउस। मतलब अपने को एक कोई ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस अपने को बनाना है। उससे पहले अपन क्या करेंगे? एक प्लान तैयार करेंगे, एक योजना तैयार करेंगे कि अपने को कैसे ग्रीन हाउस बनाना है, कहां पर बनाना है। अब इसके बाद में दूसरा है डिजाइन ऑफ ग्रीन हाउस। मतलब ग्रीन हाउस तो बनाएंगे पर किस प्रकार का बनाएंगे? अभी अपन ने देखे टाइप्स अलग अलग हैं, तो किस टाइप का अपन ग्रीन हाउस बनाएंगे। तो इस ये आप समझ गए होंगे कि ये टॉपिक अपने को क्या पूछ रहा है। मतलब प्लानिंग करनी है और डिजाइन तैयार करनी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है प्लानिंग और डिजाइन। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या प्लानिंग करेंगे? साइट सिलेक्शन एंड ओरिएंटेशन, मतलब अनुस्थापन। साइट सिलेक्शन, स्थान का चुनाव करेंगे। कैसे स्थान का और कैसे ओरिएंटेशन का चुनाव करेंगे? हवादार, मतलब जहां पर भी अपन बना रहे हैं वहां पर कैसा होना चाहिए? हवादार होना चाहिए। इसके बाद में समतल जगह होनी चाहिए और वहां पर क्या हो? जो सोलर रेडिएशन हो वो क्या हो? प्रोवाइड हो। इसके बाद में है जल निकास, वाटर ड्रेनेज अच्छे प्रकार से हो। इसके बाद में है स्ट्रक्चरल डिजाइन, मतलब जो संरचनात्मक उसकी डिजाइन है वो कैसे। देखिए दोस्तों, अभी अपन ने इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पर देखे अलग अलग प्रकार से कि किस टाइप का इवन टू टाइप, इवन स्पेन टाइप, बहुत सारे देखे, इवन टू टाइप। और इसके बाद में कौन से टाइप, बहुत प्रकार के टाइप देखे। तो उनमें अपने को किस प्रकार की डिजाइन का चूज करना है वो डिजाइन चूज करेंगे। ऐसा आवरण अपन चूज करेंगे कि उसमें क्या हो? मौसम की प्रतिकूल स्थितियों से क्या हो? बचाव हो, कम हो, जो कम और अधिक तापमान है उसका नियंत्रण हो, और रोग और कीटों का नियंत्रण हो, और उसका फ्रेम और जो कवरिंग स्थान है, स्थान और आवश्यकता के आधार पर लेते हैं। जो फ्रेम का चूज करते हैं और जो कवरिंग मटेरियल मतलब ढकने का जो सामग्री होती है, इसका चुनाव किसके आधार पर करते हैं? स्थान और आवश्यकता के आधार पर ही करते हैं। इसके बाद में है कवरिंग मटेरियल। कवरिंग मटेरियल में क्या आता है कि कवरिंग जो सामग्री होती है इसका चयन किसके आधार पर करेंगे? इसका आधार पर करेंगे प्रकाश के आधार पर और वजन के आधार पर। किसके आधार पर? वजन के क्या होगा? वजन से क्या होना चाहिए? प्रतिरोधी। जैसे उस पर क्या आ जाए? कवरिंग मटेरियल पर कोई आ जाए, बर्फ वगैरह जम जाए, तो उस पर क्या होता है? प्रतिरोधी होता है। उसका क्या होता है?
प्रतिरोधी होता है, वो जो वजन आ जाता है उसका क्या होता है, प्रतिरोधी हो जाता है, और जो प्रकाश होता है उसके लिए भी क्या होता है, प्रतिरोधी होता है। उद्देश्य और जीवन काल के आधार पर इनका चयन करना चाहिए कि जो अपन ग्रीन हाउस यूज में ले रहे हैं किस उद्देश्य से ले रहे हो, कितना जीवन काल है, कितना जीवन काल है। जैसे ग्लास फ्रेम्ड होता है, ग्लास फ्रेम्ड में कितना होता है, 20 वर्ष इसका क्या होता है, जीवन काल होता है। इसके बाद में है पॉलीथीन, तो पॉलीथीन वाले जो ग्रीन हाउस है इनका जीवन काल कितना होता है, इनका जीवन काल होता है दोस्तों 2 से 3 वर्ष का। कितना होता है, 2 से 3 वर्ष का जीवन काल इनका होता है। इसके बाद में है डिजाइन। डिजाइन में क्या होता है दोस्तों, सेवा भवन, भंडारण, रास्ते और पार्किंग इत्यादि का ध्यान। मतलब जो अपन ग्रीन हाउस बनाते हैं जैसे लॉन्ग टाइम का बना रहे हैं तो उसमें सेवा भवन, एक भवन बना हुआ होना चाहिए, भंडारण के लिए जगह होनी चाहिए, रास्ते बने हुए होनी चाहिए, पार्किंग वगैरह की डिजाइन वगैरह अपने को करनी चाहिए। इसके बाद में दूसरा टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों थर्ड टॉपिक की ओर। थर्ड टॉपिक है दोस्तों अपना देखिए, डिजाइन एंड क्राइटेरिया ऑफ ग्रीन हाउस फॉर कूलिंग एंड हीटिंग पर्पज ग्रीन हाउस इक्विपमेंट। मतलब अपने को पढ़ना है कि जो कूलिंग और हीटिंग सिस्टम होता है मेनली, तो उसके बारे में जो ग्रीन हाउस होते हैं अपन ने पढ़ा था कि एक तो कूलिंग होता है, एक्टिव कूलिंग होता है और एक्टिव हीटिंग होता है। अभी अपन ने क्लासिफिकेशन में चर्चा की। तो अपने को पढ़ना है जो ग्रीन हाउस है, एक तो एक्टिव हीटिंग वाला, एक हीटिंग पर्पज वाला। तो ये ग्रीन हाउस क्या होते हैं, किस लिए यूज किए जाते हैं, इन सभी की चर्चा करेंगे। और जो ग्रीन हाउस इक्विपमेंट होते हैं, जो यंत्र होते हैं, उपकरण होते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जो हीटिंग और कूलिंग सिस्टम होता है। हीटिंग और कूलिंग सिस्टम होता है, ये क्या करता है, किसी ग्रीन हाउस की डिजाइन का क्या है, प्रमुख भाग होता है। मतलब अपन हीटिंग टाइप का बना रहे हैं, कूलिंग सिस्टम कूलिंग टाइप का बना रहे हैं, वो क्या होते हैं, ग्रीन हाउस की डिजाइन होती है, उसका मुख्य भाग होते हैं। और इनमें क्या होता है, ग्रीन हाउस के तापमान को क्या करते हैं, ये नियंत्रित करते हैं। मतलब मुख्यतः अगर दोनों को अपन देखें, जो कूलिंग वाला होता है, हीटिंग वाला होता है, ये दोनों किस में काम में लिए जाते हैं, कंट्रोल्ड टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, नियमित करने के लिए। इसके बाद में चलते हैं कूलिंग सिस्टम की ओर। सबसे पहले एक तो क्या है हीटिंग सिस्टम, एक क्या है कूलिंग सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं कूलिंग सिस्टम। जब ग्रीन हाउस का तापमान बढ़कर पौधों के लिए असहनीय हो जाता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाए, ग्रीन हाउस का क्या हो, बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, तो क्या होता है, पौधे के लिए ये क्या होता है, असहनशील होता है। क्या होता है, असहनशील होता है। तो इसके टेम्परेचर को कम करने के लिए किसका यूज लिया जाता है दोस्तों, कूलिंग सिस्टम का। अब आपको आसानी से समझ में आएगा कि कूलिंग सिस्टम किसके काम में लिया जाता है। जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो प्लांट्स के लिए हानिकारक होता है, उनको उस टेम्परेचर को कम करने के लिए कूलिंग सिस्टम का यूज लिया जाता है। अब इसके बाद में देखते हैं कि जो कूलिंग के जो मेथड होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जो कूलिंग के मेथड होते हैं वो क्या क्या होते हैं, देखिए दोस्तों, कूलिंग का पहला मेथड है अपने पास वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मतलब गर्म हवा को बाहर निकाल देंगे और ठंडी हवा अंदर आ जाएगी। गर्म हवा को बाहर निकाल दिया तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर कंट्रोल्ड होगा। एक तो नेचुरल वेंटिलेशन होता है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। एक फोर्स्ड वेंटिलेशन होता है। अब इसके बाद में है इवोपोरेटिव कूलिंग सिस्टम, मतलब वाष्पोत्सर्जित कूलिंग सिस्टम। इसमें क्या क्या होते हैं, फैन और पैड सिस्टम। क्या होता है, फैन और पैड सिस्टम, इसकी भी आगे चर्चा करेंगे। फॉग सिस्टम, अभी आप नाम याद कर लो। और यूज ऑफ गनी क्लॉथ्स। क्या हुआ, पहला तो फैन और पैड सिस्टम, दूसरा फॉग सिस्टम, तीसरा यूज ऑफ गनी क्लॉथ्स। अब देखिए दोस्तों, मोटे कपड़े। जो कूलिंग मेथड है दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, वेंटिलेशन और इवोपोरेटिव कूलिंग सिस्टम। जो वेंटिलेशन है दो प्रकार से होता है, एक तो नेचुरल और एक फोर्स्ड। इवोपोरेटिव कूलिंग सिस्टम में 3 प्रकार के होते हैं, फैन और पैड सिस्टम, फॉग सिस्टम और यूज ऑफ गनी क्लॉथ्स।
इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पेज की और नेक्स्ट स्टेप ना, देखिए दोस्तों, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन के बारे में देखते हैं अपन। हवा को ग्रीन हाउस से सक्रिय रूप से क्या करना, बाहर निकालना। ये विधि किसकी है, वेंटिलेशन। इस विधि को किस नाम से जानते हैं, वेंटिलेशन। हवा को ग्रीन हाउस से बाहर निकालना ही क्या है, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन अभी मैंने बताया था नेचुरल होता है, फोर्स्ड होता है, और नेचुरल होता है और फोर्स्ड होता है। अब इसमें देखिए दोस्तों, नेचुरल वेंटिलेशन। नेचुरल वेंटिलेशन किस प्रभाव पर कार्य करता है, चिमनी के प्रभाव पर कार्य करता है नेचुरल वेंटिलेशन। अब इसमें देखिए दोस्तों, जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं उनमें जब ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं तो कुछ भाग वेंटिलेशन के लिए छोड़ दिए जाते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, जो ट्रॉपिकल रीजन में ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं तो उसमें कुछ भाग छोड़ दिए जाते हैं, किसके लिए दोस्तों, वो छोड़ दिए जाते हैं वेंटिलेशन के लिए। और ये जो नेचुरल वेंटिलेशन है ये चिमनी प्रभाव पर कार्य करता है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों फोर्स्ड वेंटिलेशन। मतलब फोर्स्ड जो वेंटिलेशन है इसमें क्या होता है, मैकेनिकल डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं। मैकेनिकल डिवाइसेस कैसे, जैसे पंखे हो गए, पंखे को क्या करते हैं, पंखे बाहर आपने देखा होगा बहुत सारे जो फैक्ट्रियां होती है उसमें ऊपर एक पंखा नुमा संरचना बनी हुई होती है, उसको क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन। वो कि वेंटिलेटर, वेंटिलेटर क्या करता है, बाहर निकालता है हवा को। इसमें पंखे वगैरह का प्रयोग किया जाता है जो क्या करते हैं, हवा को बाहर निकालते हैं और ठंडी हवा अंदर आती है। इसके बाद में है गर्मी में फॉग कूलिंग, गर्मी में फॉग कूलिंग और सर्दी में हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो सिस्टम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फॉग सिस्टम और हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा था दोस्तों, नेक्स्ट था अपना इवोपोरेटिव कूलिंग सिस्टम। क्या था, इवोपोरेटिव कूलिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है दोस्तों, फैन और पेड सिस्टम होता है। ये तो अपन ने चर्चा कर ली थी, इसके बाद में जो इवोपोरेटिव कूलिंग सिस्टम होता है दोस्तों, ये कहां पर काम में लिया जाता है, ये कम आर्द्रता वाले क्षेत्रों में यूज में लिया जाता है। इसके टाइप्स क्या क्या है, फैन और पेड सिस्टम। पहला क्या है, फैन और पेड सिस्टम। इसमें क्या होता है दोस्तों, इवोपोरेटिव कूलिंग पेड लगाया जाता है। क्या होता है, इवो कूलिंग, इवोपोरेटिव कूलिंग पेड लगे होते हैं। और उसमें क्या होता है, पंप के द्वारा जो पानी होता है इसको क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है विपरीत दिशा में। क्या होता है, पंखे लगे होते हैं। दोस्तों जो फैन और पेड सिस्टम है इसमें क्या होता है, एक साइड तो क्या लगा होता है, एक साइड तो अपने लगा होता है पंखा लगा होता है, और विपरीत दिशा में क्या लगा हुआ होता है, पानी प्रवाहित होता है। तो जो पानी है, सॉरी, जो पंखे की हवा है वो किससे टकराएगी, पानी से टकराएगी। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, ठंडी हवा जो कूलिंग सिस्टम में यूज में लिया जाता है, ये क्या होता है, फैन और पेड सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, फैन और पेड सिस्टम। इसके बाद में है फॉग सिस्टम। फॉग सिस्टम में क्या होता है, एक जो वाटर की नोजल होती है उसमें क्या होता है, ड्रिप ड्रिप की तरह है, जैसे फॉग टाइप में क्या होता है, पानी का फैलाव होता है। जो ग्रीन हाउस है इसमें फॉग टाइप में क्या होता है, पानी का फैलाव होता है, और इससे क्या होता है, टेम्परेचर कंट्रोल होता है।
यह समान कूलिंग होती है, मतलब पूरे जो ग्रीन हाउस है इसमें क्या है, समान प्रकार से कूलिंग की जाती है। इसके बाद में है यूज ऑफ गमी क्लॉथ्स। गमी क्लॉथ्स का मतलब क्या है, मोटे जो कपड़े होते हैं, मोटे कपड़े होते हैं, उनको जो छत है इस पे पानी से क्या कर देते हैं, या तो पानी में भिगोकर ढक देते हैं या ऐसे ढक देते हैं, तो उससे क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल होगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट अपना था एक हीटिंग सिस्टम। क्या था दोस्तों, हीटिंग सिस्टम। हीटिंग सिस्टम में क्या है दोस्तों, जो कोल्ड नाइट होती है, मतलब ठंडी रातें होती है, उसमें क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, पाला पड़ता है, तो इससे बचाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, हीटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। हीटिंग सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, यूनिट हीटर सिस्टम। इसका टाइप्स है, पहला क्या यूज में लेते हैं, यूनिट हीटर सिस्टम। ये क्या है, एक सामान्य और सरल विधि है, जो यूनिट हीटर सिस्टम यूज में लिया जाता है, ये एक सामान्य और सरल विधि है। इसमें क्या है, फ्यूल जलाते हैं, क्या करते हैं, फ्यूल जलाते हैं, और इससे फ्यूल जलने से क्या होती है, हीट उत्पन्न होती है, और टेम्परेचर क्या होता है, ग्रो होता है, मतलब बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो ठंड है उसका प्लांट्स पर ज्यादा हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद में है रेडिएशन हीटिंग सिस्टम। क्या होता है, रेडिएशन हीटिंग सिस्टम। रेडिएशन हीटिंग सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, इसमें एलपीजी को जलाया जाता है। क्या होता है, एलपीजी को जलाते हैं, और इसमें क्या होता है, धुएं को गुजारा जाता है। जो पाइप होता है, एक पाइप होता है, पाइप में से क्या करते हैं अपन, पाइप में से धुएं को गुजारते हैं, जिसका टेम्परेचर कितना होता है, 480 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इससे क्या क्या गर्म होता है, सोइल भी गर्म होती है और प्लांट भी गर्म होता है। सोइल भी गर्म होती है, प्लांट भी गर्म होता है। इसमें एलपीजी को जलाते हैं, जो धुएं गुजारा जाता है किसमें, एक पाइप में, जिससे टेम्परेचर क्या होता है, जिसका 480 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद में है सोलर हीटिंग सिस्टम। सोलर हीटिंग सिस्टम का प्रयोग करके भी अपन क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसी टॉपिक में देखते हैं अपना एक और रह गया, इसमें इक्विपमेंट रह गए अपने, जो उपकरण है ग्रीन हाउस के लिए वो रह गए। देखिए दोस्तों, इसमें पहला अपना है, पहला देखिए, पहला है टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी यंत्र है वो देखिए दोस्तों। इसमें एक हो जाएगा थर्मामीटर, थर्मामीटर। इसके बाद में है हीटर, बॉयलर, कूलिंग पैड विथ फैन, और इसके बाद में है एयर कोऑर्डिनेटर, फॉग सिस्टम, सेटिंग नेट्स। ये क्या करते हैं, टेम्परेचर से रिलेटेड उपकरण है। क्या क्या है, थर्मामीटर, हीटर, बॉयलर, कूलिंग पैड विथ फैन, और एयर कोऑर्डिनेटर, फॉग सिस्टम, सेटिंग नेट्स। मतलब ये क्या करते हैं, टेम्परेचर को ऊपर नीचे करते हैं। इसके बाद में है लाइट रिलेटेड। लाइट रिलेटेड मतलब प्रकाश से संबंधित जो भी उपकरण होते हैं वो है। लाइट से रिलेटेड कौन से हैं दोस्तों, लाइट से रिलेटेड पहला है लक्स मीटर। क्या है, पहला है लक्स मीटर। लक्स मीटर में देखिए, इसके बाद में है कूलिंग फैन, सॉरी लक्स मीटर, कूलिंग फैन। इसके बाद में है सनशाइन रिकॉर्डर। ये किससे रिलेटेड है, ये लाइट से रिलेटेड है, सनशाइनर रिकॉर्डर। इसके बाद में है ह्यूमिडिटी से, आर्द्रता से रिलेटेड। आर्द्रता से रिलेटेड कौन से आएंगे, पहला है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या करते हैं, आर्द्रता का मापन करते हैं। कूलिंग फैन, ठंडा करने के लिए। इसके बाद में है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन हवा को बाहर निकालने के काम में आते हैं। इसके बाद में है पीएच को मेजरमेंट करने के लिए यंत्र। इसके बाद में है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ईसी, जिसको क्या बोलते हैं, ईसी, विद्युत चालकता। इसके बाद में है सॉइल सेंसर, जो मृदा में सेंसर लगे होते हैं वो। इसके बाद में है इरिगेशन सिस्टम के लिए जो भी उपकरण काम में आते हैं वो आ जाएंगे। इसके बाद में फर्टिगेशन सिस्टम, जो उर्वरक के साथ क्या देते हैं, सिंचाई के साथ क्या देते हैं, उर्वरक देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फर्टिगेशन। फर्टिगेशन में जो भी उपकरण काम में आते हैं वो आ जाएंगे। इसके बाद में है डिबलर। डिबलर क्या करते हैं, बुआई के काम में आते हैं, एक यंत्र होता है। इसके बाद में है निराई गुड़ाई के औजार, जो निराई गुड़ाई करते हैं उसके औजार आ जाएंगे। इसके बाद में है काट छाट के लिए चाकू। ये सभी क्या करते हैं, ये सभी उपकरण ग्रीन हाउस में अपने को काम में आते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की और। नेक्स्ट टॉपिक
मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर ट्रेडिशनल एंड लो कॉस्ट ग्रीन हाउस। मतलब टॉपिक में अपने को क्या पूछ रहा है कि जो ट्रेडिशनल और लो कॉस्ट का जो ग्रीन हाउस होता है, कम लागत में जो ग्रीन हाउस तैयार होता है, उसके लिए क्या क्या मटेरियल्स अपने को चाहिए। अब देखिए दोस्तों, पहले अपन देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाउस बेस्ड ऑन कॉस्ट, मतलब लागत के आधार पर ग्रीन हाउस का क्लासिफिकेशन देखेंगे। पहला है लो कॉस्ट ग्रीन हाउस। क्या देखेंगे? लो कॉस्ट, जो मतलब कम लागत में ग्रीन हाउस तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं? लो कॉस्ट ग्रीन हाउस। इसमें क्या होता है? लकड़ी या बांस का उपयोग किया जाता है। जो ये लो कॉस्ट ग्रीन हाउस है, इसकी जो संरचना स्ट्रक्चर है, इसको किससे बनाते हैं? लकड़ी और बांस का प्रयोग किए जाते हैं, और जो कवरिंग मटेरियल है वो पॉलीथीन इसमें यूज में ली जाती है। इसके बाद में है संरचना आकार में क्या होती है? इसकी छोटी होती है, जीवन काल भी क्या होता है? छोटा होता है। इसके बाद में है इसमें खर्चा कितना आता है? 450 से 620 रुपए प्रति वर्ग मीटर इसमें अनुमानित लागत आती है। इसके बाद में है मीडियम कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाउस, मतलब मध्यम लागत। इसके लिए मध्यम लागत, जो ग्रीन हाउस है इसके लिए मध्यम लागत। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें है गैल्वेनाइज्ड आयरन के उपयोग से ये बनाते हैं। जो मीडियम कॉस्ट के जो ग्रीन हाउस होते हैं, ये किसके उपयोग से? जीआई। जीआई क्या होता है? गैल्वेनाइज्ड आयरन। इसके उपयोग से अपन ग्रीन हाउस का निर्माण करते हैं। 900 से 1000 रुपए प्रति वर्ग मीटर इसमें लागत आती है। इसके बाद में है हाई कॉस्ट ग्रीन हाउस। क्या है दोस्तों? हाई कॉस्ट ग्रीन हाउस। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें उपयोग बेमौसमी और विदेशी गुणवत्ता वाली फसलों में करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? बेमौसमी और विदेशी गुणवत्ता वाली फसलों में करते हैं। लागत आती है 1500 से 2500 रुपए प्रति वर्ग मीटर। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। इसमें आगे पूछ रहा है अपने को मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ट्रेडिशनल और लो कॉस्ट। मतलब अपने को मटेरियल बताना है। क्या बताना है कि जो इसमें क्या काम में लेते हैं दोस्तों? इसमें काम में लेते हैं मटेरियल है इसके वुडन पोस्ट, मतलब जो खंबे और जो संरचना तैयार करते हैं वो किसकी लकड़ी की लेते हैं? केसुरीना की लकड़ी की। जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, खंबे वगैरह बनाते हैं, वो किसकी लकड़ी की बनाते हैं? केसुरीना की लकड़ी की। और इसका व्यास क्या होता है? इस लकड़ी का व्यास होता है दोस्तों 6.2 सेंटीमीटर। क्या होता है दोस्तों? 6.2 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। इसके बाद में है बम्बू। जो बम्बू होता है हल्के वजन, क्या होता है? ये हल्के वजन का होता है, और जो छोटे व्यास का जो बांस होता है उसको अपने यूज में लेते हैं। जो बांस लेते हैं हल्के वजन का होना चाहिए और छोटे व्यास का होना चाहिए, जैसे 6.2 सेंटीमीटर व्यास का होना चाहिए। बांस का प्रयोग ग्रीन हाउस का ढांचा बनाने के लिए करते हैं। किसके? केसुरीना की लकड़ी का तो किसमें करते हैं? जो खंबे वगैरह होते हैं उसमें यूज में लेते हैं, और जो बम्बू वगैरह है इसका ढांचा बनाने में काम में लेते हैं। क्लेडिंग मटेरियल। क्या है? क्लेडिंग मटेरियल, मतलब जो ऊपर की ओर बिछाते हैं, कवरिंग करते हैं, वो क्या काम में लेते हैं दोस्तों? वो काम में लेते हैं अपन इसमें 50 मीटर स्क्वायर के फर्श के लिए कितनी पॉलीथीन की आवश्यकता होती है? 140 मीटर की स्क्वायर के लिए। जो क्लेडिंग मटेरियल अपन काम में लेते हैं ट्रेडिशनल और लो कॉस्ट के लिए, इसमें कितना होता है? 50 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी पॉलीथीन काम में लेते हैं? 140 मीटर स्क्वायर, मतलब इसमें क्लेडिंग मटेरियल आता है। इसके बाद में है इंसेक्ट प्रूफ नेट। इसमें किसका यूज में लेते हैं? जो लो कॉस्ट के ग्रीन हाउस है इसमें काम में लेते हैं, जो इंसेक्ट प्रूफ नेट होती है उसका यूज में लेते हैं। कीट रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जाल का प्रयोग किया जाता है। किसका यूज लेते हैं दोस्तों? जाल का यूज। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इरिगेशन सिस्टम इन यूज्ड ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस में जो इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए जो मेथड यूज में लिए जाते हैं, वो कौन कौन से मेथड काम में लिए जाते हैं दोस्तों? पहला है हैंड वाटरिंग, दूसरा है पेरीमीटर वाटरिंग, फिर इसके बाद में है ओवरहेड स्प्रिंकलर वाटरिंग, बूम वाटरिंग, और इसके बाद में है ड्रिप इरिगेशन। इन सभी की अपन चर्चा करते हैं पहले एक डायग्राम से। देखिए दोस्तों, डायग्राम देखिए। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको व्यक्ति दिख रहा है, ये क्या ले रखा है? हाथ में एक नोजल टाइप में ले रखा है, और ये हाथ से क्या दे रहा है? ये ग्रीन हाउस में क्या दे रहा है? पानी दे रहा है। ये क्या है? एक परंपरागत, पहले ट्रेडिशनल में भी यही काम में ली जाती थी। ये क्या है? एक परंपरागत विधि है, और इसको अपन क्या बोलते हैं? हैंड वाटरिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? हैंड वाटरिंग बोलते हैं। इसके बाद में ये आपको दिख रही होगी, इसको बोलते हैं दोस्तों बूम वाटरिंग। मतलब इसमें क्या होता है? दाब से पानी आता है, और क्या लगे होते हैं? देखिए दोस्तों, ड्रिप नामक छेद होते हैं इसमें, और ये दाब से आता है। ये जो पानी होता है इसमें पंप वगैरह लगे होते हैं, तो ये पंप से दाब नुमा जो पानी आता है, ये किस के रूप में आता है? बूम के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? बूम के रूप में आता है, और संपूर्ण जो पौधे होते हैं नीचे की तरफ, उनको क्या करता है? इरिगेशन देता है। अब देखिए दोस्तों, बूम वाटरिंग में आपको क्या लिखना है? इसमें क्या होता है? दाब नुमा क्या होते हैं? पंप लगे होते हैं, वो क्या करते हैं? इरिगेशन के लिए वाटर को एक बूम के रूप में प्रदान करते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, देखिए
ये अपना है इरिगेशन सिस्टम। ये क्या है? इरिगेशन सिस्टम। इसमें बीच में क्या है? पाइपलाइन बिछाई हुई है। ये पाइपलाइन क्या करती है? जो पौधे होते हैं, इन पौधों को क्या करती है? जड़ों में, जैसे एक पौधा हो गया, पौधे के पास में क्या होते हैं? छिद्र होते हैं इस पाइपलाइन में, और वो क्या करते हैं? वाटर प्रदान करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद में है, ये देखिए, ये है दोस्तों स्प्रिंकलर सिस्टम। क्या है दोस्तों? स्प्रिंकलर सिस्टम है ये। कौन सा है? स्प्रिंकलर सिस्टम है। इसमें क्या होते हैं? ये ऊंचाई पर लगे होते हैं, और इनमें क्या होता है? ये नोजल लगी हुई होती है। ये क्या है? चारों तरफ फुहारे के रूप में क्या देती है? पानी देती है। ये क्या है? ओवरहेड, मतलब ये क्या लगे होते हैं? ये फवारे ऊपर की ओर लगे होते हैं। इसके बाद में है, ये देखिए दोस्तों, ये डायग्राम देखिए आप। इसमें क्या होता है? देखिए दोस्तों, परिधि की ओर चारों ओर क्या लगे होते हैं? पाइप नुमा संरचना लगी होती है। क्या लगी होती है? पाइप नुमा संरचना लगी होती है। वो किसके काम में आती है? इरिगेशन के काम में आती है। तो इसको बोलते हैं पेरीमीटर वाटरिंग। देखिए दोस्तों, पहला क्या था? हैंड वाटरिंग। हैंड वाटरिंग का अभी अपन ने देखा डायग्राम से कि ये क्या है? ओल्ड मेथड है, ज्यादा लाभदायक नहीं रहता है ये। और इसके बाद में है पेरीमीटर वाटरिंग। पेरीमीटर वाटरिंग में क्या होता है? परिधि के चारों ओर एक नोजल लगा, क्या होता है? पाइप लगा होता है, जो वनस्पति के नीचे क्या देता है? वाटर देता है। इसके बाद में है ओवरहेड स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें क्या होता है? सरफेस के बीच में क्या लगा होता है? पाइप लगा हुआ होता है। सरफेस के बीच में क्या लगा होता है? पाइप, ऊपर की सरफेस के बीच में, और वो ऊंचाई पर लगे होते हैं, और राइजर पाइप होते हैं। उनके जो शीर्ष होता है उससे क्या है? पानी होता है, और वो 360 डिग्री के सर्कल में क्या देते हैं? पानी का छिड़काव करते हैं। इसके बाद में है बूम वाटरिंग। बूम वाटरिंग अभी बताया था। इसके बाद में ड्रिप। ड्रिप को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ड्रिप मेथड को बूंद बूंद सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट टॉपिक को में अपने को पढ़ना है नेचुरली वेंटिलेटेड सोलर ग्रीन हाउस और हाई टेक ग्रीन हाउस। मतलब जो नेचुरली वेंटिलेटेड सोलर ग्रीन हाउस होता है दोस्तों, इसमें क्या है? ये जो सौर ग्रीन हाउस है, इसमें एक जो फसलों के लिए क्या देते हैं? एक अनुकूल तापमान, जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती है उनसे क्या किया जाता है? बचाया जाता है। जो प्लांट्स होता है उसको क्या किया जाता है? बचाया जाता है। जो सौर ग्रीन हाउस एक ऐसा ग्रीन हाउस है जहां पर फसलों, सब्जियों या फूलों के पौधों की क्या कर जाती है? वृद्धि की जाती है, और इनके उत्पादन के लिए जलवायु की अनुकूल, यहाँ पर क्या है? अनुकूल परिस्थितियों में उचित वातावरण में, सॉरी, प्रतिकूल परिस्थितियों में उचित वातावरण प्रदान किया जाता है। मतलब जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती है पौधे के लिए, तो उस टाइम क्या अनुकूल परिस्थिति प्रदान की जाती है। जो पौधा है उसको जो कंट्रोल्ड क्लाइमेट क्या की जाती है? प्रदान की जाती है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, ये जो नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस है दोस्तों, ये जो सामान्य ग्लास का जो सामान्य ग्लास हाउस होता है, जिसमें सामान्य ग्लास यूज में लेते हैं, वो क्या होता है? उससे थोड़ा डिफरेंट है। जो नेचुरली वेंटिलेटेड है, ये क्या है? डिफरेंट है। इसमें क्या क्या काम में लेते हैं? इसकी डिजाइन वगैरह क्या है होती है वो देखिए दोस्तों। ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब अनुस्थापन। अनुस्थापन में क्या होता है दोस्तों? उत्तर से पश्चिम दिशा, मतलब जो ओरिएंटेशन होता है, इसका अनुस्थापन होता है। जो नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस है, इसकी दिशा क्या होती है? उत्तर से पश्चिम की ओर। उत्तर से पश्चिम की ओर क्यों होती है? क्योंकि गर्मियों में अधिक विकिरण और सर्दियों में कम विकिरण प्राप्त करता है। जो उत्तर से पश्चिम दिशा होती है वो गर्मियों में अधिक, और सर्दियों में क्या? कम विकिरण प्राप्त करता है। इसके बाद में है टिल्ट। इसका झुकाव किसकी ओर होना चाहिए?
सूर्य की ओर इसका क्या होना चाहिए, झुकाव होना चाहिए, और छत का ढलान इस प्रकार हो कि सूर्य की किरणों का क्या हो, आपतन जो कोण होता है वो कितने डिग्री का हो, 30 डिग्री का बना रहे। इसके बाद में है दोस्तों सोलर हीटिंग सिस्टम। क्या है, सोलर हीटिंग सिस्टम। ये क्या करता है दोस्तों, जो ठंड होती है, पाला पड़ता है, उस टाइम क्या करता है, हीट प्रदान करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है। इसमें क्या करता है, सौर ताप का जो सोलर टेम्परेचर होता है उसका भंडारण करते हैं। इसमें होता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर। फ्लैट प्लेट कलेक्टर इसमें यूज में लिया जाता है, किसके लिए, सोलर रेडिएशन के भंडारण के लिए, स्टोरेज के लिए। इसमें गर्मी को अवशोषित करके क्या करते हैं, फ्लैट प्लेट कलेक्टर में क्या करते हैं, इसका भंडारण करते हैं। इसके बाद में है नेचुरल वेंटिलेशन। जो ये इस प्रकार के वेंटिलेशन होते हैं उसमें क्या प्राकृतिक वेंटिलेशन काम में लिया जाता है। इस प्रकार की संरचनाओं में क्या लिया जाता है, प्राकृतिक वेंटिलेशन यूज में लिया जाता है। मतलब इसके लिए क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं, जो आवरण होता है वो न लगाकर उसको क्या कर देते हैं, खुला छोड़ देते हैं। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे इसमें पूछ रहा है दोस्तों, हाई टेक ग्रीन हाउस। अपने को टॉपिक में पूछा था हाई टेक ग्रीन हाउस। हाई टेक ग्रीन हाउस में क्या होता है दोस्तों, ग्रीन हाउस वही होता है जो अपन ने नॉर्मल ग्रीन हाउस होता है वही होता है, पर इसमें क्या होता है, सेंसर और मॉनिटरिंग प्रणाली होती है, ये कंप्यूटराइज होता है। इसमें इरिगेशन वगैरह, प्लांट की देखभाल करना, सभी काम किससे होता है, सेंसर से होता है। बुआई वगैरह, बीज की मात्रा, ये सब निर्धारण सेंसर और मॉनिटरिंग प्रणाली से होता है, और ये क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ ग्रीन हाउस इन ड्राइंग। मतलब जो ग्रीन हाउस होता है उसमें जो ड्राइंग का यूज होता है वो क्या होता है, और किस प्रकार से अपने जो ड्राइंग होता है उसका अपन सुखाने की प्रक्रिया है, इसको पढ़ेंगे अपन। ग्रीन हाउस में ये सुखाने की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए दोस्तों, ये जो ड्राइंग प्रोसेस होती है ग्रीन हाउस में, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, जो खाद्य पदार्थ हैं उनको संरक्षित करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए सबसे पुराना और सबसे आसान तरीका क्या है, सुखाना। जो खाद्य पदार्थ होते हैं, फूड मटेरियल होता है, इनको संरक्षित कंजर्व करने के लिए सबसे ओल्डेस्ट और सबसे इजी मेथड क्या है, ड्राइंग है। जो क्या करता है, खाद्य पदार्थों के वाष्पीकरण द्वारा क्या करते हैं, नमी को बाहर निकालते हैं, पानी या नमी को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। इसको फैक्टर अफेक्टिंग, मतलब इसको प्रभावित करने वाले जो ड्राइंग की प्रोसेस होती है, इसको क्या क्या प्रभावित करते हैं, इसको दो प्रकार के फैक्टर प्रभावित करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में होता है दोस्तों सौर विकिरण और तापमान। इसके बाद में है सापेक्षिक आर्द्रता। इसके बाद में है हवा का वेग। पहला क्या हो जाएगा, सौर विकिरण, इसके बाद में है तापमान, इसके बाद में सापेक्षिक आर्द्रता, हवा का वेग। इंटरनल फैक्टर कौन कौन से हैं, आंतरिक नमी की मात्रा हो जाएगी, फसल का प्रकार हो जाएगा, इसके बाद में है खाद्य सामग्री का आकार एवं संरचना, इसके बाद में है फसल अवशोषण और निरावरण सतह क्षेत्र। ये इंटरनल फैक्टर हो गए, वो एक्सटर्नल फैक्टर हो गए। इसके बाद में है ड्राइंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इनसाइड ग्रीन हाउस। मतलब ग्रीन हाउस होता है, उसके अंदर ही क्या करना, जो प्रोडक्ट होते हैं उनको ड्राइंग करना। देखिए दोस्तों, फसल के बीच में अंतराल, अभी अपन ने इंपॉर्टेंस में पढ़ा था कि एक साल में 4 से 5 फसलें लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, ग्रीन हाउस में जो फसलें लेते हैं उनकी जो अवधि होती है उनके बीच में क्या नहीं होता, अंतराल नहीं होता, सुखाने के लिए वो नहीं होता। तो इसलिए क्या करते हैं, इनमें सोलर ड्राइव का यूज लेते हैं। किसका यूज में लेते हैं, सोलर ड्राइव को यूज में लेते हैं, सौर एनर्जी को यूज में लेते हैं। इसके एडवांटेज क्या क्या है ड्राइंग के, खाद्यान्न को ड्रायर के अंदर अगर अपन क्या करें, सुखाए, तो धूल
कीड़े, पक्षी, जानवर इत्यादि से क्या होती है रक्षा। अगर ड्रायर से अपन इनको क्या करेंगे, ड्राई के अंदर इनको सुखाएंगे तो जो धूल होती है, कीड़े वगैरह होते हैं, पक्षी वगैरह होते हैं, जानवर वगैरह होते हैं, इनसे क्या होती है सुरक्षा होती है। और ड्रायर में क्या होती है वाटर प्रूफ, मतलब वर्षा से क्या होता है बचाव होता है। इसके बाद में है नेक्स्ट है कि जो अधिक तापमान होता है, ड्रायर के अंदर अधिक तापमान तो होगा ही सुखाने के लिए, तो ये क्या करता है कीट के संक्रमण को रोकता है। क्या करता है दोस्तों, कीट के संक्रमण को रोकता है और तेजी से क्या करता है सूखने की दर से, जो तेजी से सूखने की दर होती है ये सूक्ष्म जीवों को खराब होने से क्या करती है, खराब होने के जोखिम को कम करती है। मतलब टेम्परेचर अधिक होगा तो कीट का संक्रमण रुकेगा, कीट का संक्रमण रुकेगा तो जो तेजी से जो ड्राई होगा मटेरियल, तो उसमें क्या है सूक्ष्म जीव लगने और उनके खराब होने की जोखिम क्या होती है कम होती है। सुखाने की दर भी क्या होती है सोलर ड्राइव में या ड्राइव में अधिक होती है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक है अपना 8वां। ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ ला टनल्स, मतलब जो टनल होती है वो क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे अपन दोस्तों। देखिए यूज ऑफ शेड नेट हाउस इन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, ओनली डायग्राम समझाना पड़ेगा, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा बाकी। देखिए दोस्तों इसमें देखिए आप ये जो संरचना बनी हुई है, ये जो संरचना बनी हुई है इसको अपन क्या बोलते हैं लॉ ऑफ टनल। लॉ ऑफ टनल मतलब एक प्रकार का जो ग्रीन हाउस का बड़ा रूप है, ये इसका ग्रीन हाउस का अगर छोटा रूप कर दें तो ये हो जाएगा लॉ ऑफ टनल। क्या हो जाएगा लॉ ऑफ टनल। इसमें भी वही स्ट्रक्चर वगैरह बनी होती है, वही टेम्परेचर वगैरह सब कुछ कंट्रोल किया जाता है, पर ये एक टनल ये एक रोप के हिसाब से बनी हुई होती है, रोप के हिसाब से बनी हुई होती है। पन्नी को हटा देते हैं और जो ये स्ट्रक्चर काम में लेते हैं इसको दूसरी क्रॉप में काम में ले लेते हैं। इसके बाद में अब देखिए दोस्तों इसको अपन क्या बोलते हैं लॉ ऑफ टनल, मतलब इसमें भी क्या करते हैं खेती करते हैं। आई होप आपको ये डायग्राम आपके मन में आ जाना चाहिए, इसके बाद में है ना अपन आसानी से समझ सकेंगे इस टॉपिक को। देखिए दोस्तों अब इसमें अपने को क्या पूछ रहा है लॉ ऑफ टनल में, देखिए यह एक प्रकार की लघु संरचनाएं हैं। आपको देखा होगा आपने कि एक रो में बनी हुई है और क्या है लघु संरचनाएं हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या करता है ग्रीन हाउस की तरह ही प्रभाव उत्पन्न करता है, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ कंट्रोल करता है, प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाता है। ये टनल पौधों को CO2 अधिक मात्रा में प्रभावित करती है। ये टनल क्या करती है CO2 पौधों को अधिक मात्रा में उपलब्ध करवाती है, जिससे पौधों की फोटोसिंथेसिस की जो गतिविधि होती है वो क्या करती है अधिक हो जाती है, और क्या होता है उपज में वृद्धि होती है। ये क्या होती है एक लघु संरचना है, ये क्या करती है ग्रीन हाउस की तरह ही क्या करती है प्रभाव उत्पन्न करती है और CO2 अधिक मात्रा में देती है। फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा तो क्या होगा उपज में वृद्धि होगी। ये संरचनाएं पौधों को तेज हवाएं, बारिश, ठंड और बर्फ से क्या करती है सेफ करती है, बचाती है। इसके बाद में है कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ टनल, मतलब जो टनल है इसका निर्माण कैसे किया जाता है। पत्तियों से पंक्तियों को कवर किया जाता है, इसमें पंक्तियों को ही क्या किया जाता है कवर किया जाता है। इसके बाद में है ठंड, हवा, कीट आदि रोगों से क्या होता है बचाव होता है। ढांचा ऊपर किससे बना हुआ होता है पॉलीथीन वगैरह से, ये तो आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। देखिए दोस्तों इसमें क्या है एडवांटेज क्या क्या है, जो लॉ ऑफ टनल है इसके एडवांटेज क्या क्या है, इसके लॉ टनल के क्या है एडवांटेज। देखिए दोस्तों लॉ टनल के एडवांटेज है, पहला है अनुकूल तापमान। अनुकूल तापमान जो लॉ टनल है ये अनुकूल तापमान प्रदान करती है। तेज हवाएं और प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव होता है, फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, न्यूट्रिशन का अवशोषण अधिक होता है, सर्दियों के लिए क्या होती है उपयुक्त होती है, पाले वगैरह से बचा होता है। ये तो हो गए इसके एडवांटेज। इसके बाद में यूज ऑफ शेड नेट हाउस इन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन मैंने बताया था। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन किसको बोलते हैं अनुकूल परिस्थितियां पौधे को प्रदान करके
चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो उनमें अनुकूल वातावरण प्रदान करके पौधे की प्रोडक्शन लेना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या सुरक्षित कृषि। इसके बारे में है दोस्तों, पौधों को अत्यधिक सौर विकिरण से बचाना, मतलब प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में कैसे यूज करते हैं शेड नेट हाउस को। ये क्या करते हैं, जो शेड नेट हाउस है, क्या है, शेड नेट हाउस। शेड नेट हाउस देखिए दोस्तों, एक बार आपको बता देता हूँ, इसमें ऊपर क्या है, ग्रीन कलर की क्या होगी, एक जाली नुमा संरचना होगी, और अंदर क्या होगा, एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की जाएगी। देखिए दोस्तों, देखिए शेड नेट हाउस, अब अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, शेड नेट हाउस के बारे में, कि ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में कैसे काम आते हैं। ये अत्यधिक जो सौर विकिरण आती है इसका बचाव करता है कुछ सीमा तक, और ढांचा के ऊपर क्या लगा होता है, नेट लगा होता है, जलवायु की नियंत्रित होती है, जलवायु क्या होती है, नियंत्रित होती है, और प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव होता है, कीट रोग पक्षियों आदि से क्या होता है, बचाव होता है। इसका लाभ क्या क्या है दोस्तों, उच्च तीव्रता वाली सौर विकिरण को नियंत्रित करेगा, पौधों को पाले से बचाएगा, कीट और पक्षियों से बचाएगा, और नर्सरी में अत्यधिक उपयोग होता है। जो भी आपने नर्सरी देखा होगा, जहां पर भी आपके आसपास में नर्सरी है उसको देखना, उसमें शेड नेट हाउस जरूर होगा, ग्रीन हाउस, जो ग्रीन प्रकार की नेट है ये जरूर लगी होती है, इसको बोलते हैं शेड नेट हाउस। आई होप आपको समझ में होगा। इसके बाद में है टॉपिक नंबर 9। टॉपिक नंबर 9 अपने को क्या बोल रहा है दोस्तों, टॉपिक नंबर 9 में अपने को देखना है इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज सच एज फिजिकल, थर्मल, डायनेमिक, एरो एंड हाइड्रोनेमिक सीरियल्स एंड पल्सेस। मतलब अपने को बतानी है जो सीरियल्स और पल्सेस है, दाल और अनाज है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है, थर्मल बतानी है, डायनामिक बतानी है, हाइड्रोडायनामिक बतानी है, ये प्रॉपर्टीज बतानी है, ये किस काम में आती है, क्यों अपनी इनकी प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं, ये सभी अपन चर्चा करेंगे। देखिए पहली है फिजिकल प्रॉपर्टीज, अपने को इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। जो अनाजों की अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो अध्ययन करते हैं, ये क्यों करते हैं दोस्तों, ये करते हैं अनाजों के जो भौतिक गुणों का अध्ययन है, ये करते हैं एक तो प्रसंस्करण, एक भंडारण, इनके लिए जो भी उपकरण बनते हैं, जैसे प्रसंस्करण मतलब जैसे आपने देखा होगा थ्रेशर होती है, थ्रेशर से अपन अनाज वगैरह, दालें वगैरह ये निकालते हैं, तो ये उपकरण कैसे बनाए, मतलब उनकी जो जाल वगैरह होते हैं अंदर, ये उपकरण बनाते हैं, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखकर ही बनाए जाते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन क्यों करते हैं, ये आपको समझ में आया होगा, उपकरण बनाने के लिए, सही, फिजिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज है क्या क्या, पहली है शेप, आकृति, साइज, आकार। ये निर्धारण कैसे होता है, जो जैसे मान लो कोई सीरियल है, कोई भी मान लो बाजरा है, वो कितनी जगह घेर रहा है, उससे शेप और साइज ज्ञात कर सकते हैं। उसकी बल्क डेंसिटी क्या है वो ज्ञात करते हैं, बल्क डेंसिटी किस में मापते हैं, केजी मीटर क्यूब में। इसके बाद में ट्रू डेंसिटी मापते हैं, ये भी इसी इकाई में मापते हैं। पोरोसिटी मापते हैं, खाली जगह मापते हैं परसेंटेज में। इसके बाद में एंगल ऑफ रेपोज, एंगल ऑफ रेपोज किसको बोलते हैं, अनाजों की बहने की क्षमता ज्ञात करना, कि वो कितना लोड के आता है, उसकी क्षमता को ज्ञात करना। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो घर्षण होता है, घर्षण से कितना घिसता है वो जो अनाज होता है, कितना नष्ट होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपन ने ये चर्चा की, मतलब घर्षण, और इसके बाद में इसका जो एंगल लुढ़कने की क्षमता, पोरोसिटी और ट्रू डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, शेप साइज, ये ज्ञात करते हैं इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में उपकरण बनाने के लिए। इसके बाद में अपन करते हैं रियोलॉजी, RHELOGY। ये क्या होता है दोस्तों, विरूपण के मापन की, मतलब कोई रूप चेंज हो जाए, रूप चेंज होना, विरूपण के मापन की जो विज्ञान होती है उसको बोलते हैं रियोलॉजी। अब देखिए दोस्तों, किसी सामग्री पर बल लगाने के परिणाम स्वरूप जो विरूपण और प्रभाव होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रियोलॉजी। अब देखिए दोस्तों, पहला है स्ट्रेन। स्ट्रेन में क्या होता है, किसी पिंड की मूल आकृति में अपन बल लगाते हैं और उसमें जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेन या विकृत। कोई पिंड है, उसकी मूल आकृति में अपन अगर कोई बल लगा दिए तो उसमें जो भी परिवर्तन हो गया उसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। इसकी इकाई mm या cm होती है,
सेंटीमीटर होती है। इसके बाद में विकृत का अगर सूत्र देखें तो परिवर्तित लंबाई डेल्टा एल, वास्तविक लंबाई है। इसके बाद में है स्ट्रेस। स्ट्रेस को किस, जो तनाव होता है इसको किस में मापते हैं, बल केजी में होगा, बटेवा क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल मीटर मीटर स्क्वायर में। अब इसके बाद में है कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में क्या है, जो सामग्री होती है उसको बरकरार रखने में, जो सामग्री होती है उसको वैसे की वैसे बरकरार रखने की कितनी क्षमता है उसमें, इसको मापते हैं इलास्टिक लिमिट। मतलब इस टाइप की करती है, जैसे मान लो कोई बल लगने से किसी वस्तु में चेंजेज आ गया तो वो वापस उसी दशा में आ जाना, उसको क्या बोलते हैं, उस क्रम को बोलते हैं इलास्टिक। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है दोस्तों थर्मल प्रॉपर्टीज। क्या है, थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है, पहला है दोस्तों हीटिंग। हीटिंग मतलब गर्म करना, मतलब उसको कितना गर्म करे तो वो खुद के गुणों को चेंज करे, कितना उसको ठंड करे तो वो उसके गुणों में चेंजेस आए, कितना उसको ड्राइंग करे, कितना उसको फ्रीजिंग करे। ये किस पर निर्भर करता है, तापीय गुणों पर निर्भर करता है। जैसे कि मान लो कोई है, कोई मटेरियल ऐसा है उसको अपने को क्या करना है, प्रिजर्व करना है, तो उसको कितना ठंड पर, कितनी ठंड तक वो सहन कर सकता है, कितने पे वो नष्ट हो जाएगा। इन सभी का अगर अध्ययन करें तो वो किस में आता है, थर्मल प्रॉपर्टीज में। थर्मल प्रॉपर्टीज में पहली आ जाएगी स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा इकाई द्रव्यमान के तापमान को अगर 1%, 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ाने की बढ़ाने में जो भी विशिष्ट जो आवश्यक ऊष्मा होती है, जैसे मान लो 1 डिग्री सेंटीग्रेड किसी का बढ़ाना है तो उसमें जो भी आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, गर्मी में गर्मी की प्रवाह की मात्रा, जो गर्मी में जो प्रवाह होती है, जो गर्मी का प्रवाह होता है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ या पदार्थ में जो प्रवाह की मात्रा होती है वो कितनी होती है। थर्मल डिफ्यूजिटिविटी मतलब गर्मी को स्टोर करने की, जो अपना जो प्रोडक्ट है वो कितने टाइम तक गर्मी को स्टोर करता है, किस टाइप से गर्मी को ग्रहण करता है, इसकी और गर्मी के संचालन की क्षमता क्या होती है, थर्मल डिफ्यूजिविटी। इसके बाद में है एरो और हाइड्रोडायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक। अवांछित उत्पादों से वांछित पदार्थों को उपयोग करना ही क्या होता है, एरो हाइड्रोडायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। देखिए एक है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों, टर्मिनल वेलोसिटी होती है कोई वस्तु है, क्या है, कोई वस्तु है, उस वस्तु को हवा के प्रवाह द्वारा ऊर्ध्वाधर पाइप से अंदर की ओर स्थिर अवस्था में लटकाए रखना। आवश्यक वायु की गति को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेग। मतलब किसी वस्तु को हवा के प्रवाह के द्वारा ऊर्ध्वाधर पाइप है कोई, उसमें अंदर स्थिर अवस्था में अपने को क्या रखना है, लटकाए रखना है। इसके लिए जो आवश्यक वायु होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, टर्मिनल वेग बोलते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में होगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों अपना कॉन्सेप्ट ऑफ क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग वाइब्रेटरी एंड रोटी टाइप एयर। मतलब अपने को पढ़ना है दोस्तों क्लीनिंग, जो अनाज वगैरह है उनकी क्लीनिंग और ग्रेडिंग कैसे करते हैं। इसमें 2 प्रकार के क्लीनर दे रखे हैं अपने को, वाइब्रेटरी और रोटरी टाइप एयर क्लीनर। अब इसके बाद में देखते हैं दोस्तों क्लीनिंग होता क्या है। क्लीनिंग के बारे में पढ़े तो देखिए दोस्तों, क्लीनिंग अनाज की जो बाह्य और अवांछनीय जो सामग्री होती है, जो बाह्य और अवांछनीय सामग्री होती है उसको हटाने के लिए जो साफ सफाई की जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं क्लीनिंग। क्लीनिंग बोलते हैं जो अनाज जो अवांछनीय पदार्थ हैं उनको सभी को हटाने क्या है, क्लीनिंग है। और जो
प्रसंस्करण से पहले जो कच्चे माल की सफाई होती है वो भी किसमें आता है, वो भी आता है क्लीनिंग में। अब इसके बाद में है ऑब्जेक्ट ऑफ क्लीनिंग, मतलब जो क्लीनिंग है वो क्यों करते हैं, उसके उद्देश्य क्या है। देखिए दोस्तों, सुखाने के उद्देश्य है, पहला है अनाज से बाह्य और अवांछनीय सामग्री को हटाना, पहला तो आप ये भी लिख सकते हो। इसके बाद में है सुखाने व सुखाने की लागत को कम करने के लिए भंडारण के समय खराब करने वाली सामग्री को हटाने के लिए, पहला क्या है, पहला अपना ऑब्जेक्ट है इसका सुखाने और सुखाने की लागत को कम करने के लिए। मतलब क्या है, इसको जो ड्राइंग है, मतलब जो जैसे मान लो कोई अनाज है, अब अनाज में क्या है, अवांछनीय पदार्थ है, तो उनको सुखाने की, अवांछनीय पदार्थ को पहले ही अगर अलग कर दे तो उसमें जो सुखाने की लागत है वो क्या आएगी, कम आएगी। इसके बाद में है भंडारण के समय जो खराब होने वाली जो सामग्री होती है, जैसे मान लो कोई खराब पदार्थ होता है, खराब पदार्थ कोई टच में आता है, जो कोई सही होता है पदार्थ वो टच में आता है तो वो भी खराब हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए। अब इसके बाद में है मशीनरी को नुकसान पहुंचाने वाली अवांछनीय सामग्री को, जैसे कोई पत्थर वगैरह हो गए, उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं, हटा देते हैं। इसके बाद में है उन सामग्रियों को हटाने के लिए जो श्रेणीकरण में कमी का कारण बनती है, कैसे, ग्रेडिंग में कमी का कारण बनती है, जैसे मान लो कोई कटी फटी हो, उस सामग्री को अपन क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। इसके बाद में है जो क्लीनिंग के मेथड है दोस्तों, ये कितने प्रकार के होती हैं, ये हैं दो प्रकार के, क्या है, दो प्रकार के, वेट मेथड और ड्राई मेथड। वेट मेथड है दोस्तों, ये है, पहला तो है वाइब्रेटरी एयर स्क्रीन क्लीनर, क्या है, वाइब्रेटरी एयर स्क्रीन क्लीनर। दूसरा क्या है, रोटरी स्क्रीन क्लीनर, रोटरी स्क्रीन क्लीनर। दो प्रकार के हो गए, वेट मेथड और ड्राइंग मेथड, इनकी अपन चर्चा करेंगे आगे। देखिए तो पहला है अपना वेट मेथड, पहला क्या है, वेट मेथड। इस विधि में अवांछनीय पदार्थों, जो अवांछनीय पदार्थ होते हैं उनको हटाने के लिए जो मिश्रण के ऊपर साफ पानी का छिड़काव किया जाता है, जो मिश्रण होता है उस पर क्या करते हैं, साफ पानी का छिड़काव करते हैं, और जो धुली हुई सामग्री से नमी हटाने के लिए धूप में सुखाया जाता है। मतलब वेट मेथड में क्या करते हैं, जो अवांछनीय पदार्थों को हटाने के लिए, जो धूल वगैरह होती है उनको हटाने के लिए पहले तो पानी का छिड़काव देंगे, छिड़काव देने के बाद में अपन क्या करेंगे, उनको सुखा देंगे। तो एक तो क्लीनिंग करने का, सफाई करने का पहला मेथड हो गया वेट मेथड। ड्राई मेथड, ड्राई मेथड में क्या करते हैं दोस्तों, देखिए, देखिए दोस्तों, ड्राई मेथड में क्या करते हैं, सफाई के शुष्क तरीके में जो मिश्रण के घटक होते हैं उन, वो किस पर आधारित होते हैं, विशिष्ट गुणों पर आधारित होते हैं। जो मिश्रण होता है वो क्या होता है, विशिष्ट गुणों पर आधारित होता है, जैसे आकार, आकृति, वजन, रंग, सतह, खुरदरापन, इनके आधार पर क्या होता है, एक विशिष्ट आकार या आकृति का होता है। अब इसके बाद में है दोस्तों वाइब्रेटरी एयर क्लीनर, क्या है दोस्तों, वाइब्रेटरी एयर क्लीनर। अब देखते हैं दोस्तों वाइब्रेटरी एयर स्क्रीन क्लीनर, मतलब जो वाइब्रेटरी एयर स्क्रीन क्लीनर होता है ये क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये एक प्रकार का क्लीनर है जो किस काम में आता है, जो अनाज होते हैं उनकी सफाई के लिए काम में लिया जाता है। जो क्लीनर होता है, जो क्लीनर होता है उसकी जो स्क्रीनिंग यूनिट होती है वो दो या दो से अधिक स्क्रीन की बनी होती है। जो क्लीनर की स्क्रीनिंग यूनिट होती है वो दो या दो से अधिक स्क्रीन की बनी होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गति होती है। जो वाइब्रेटरी एयर क्लीनर है, इसमें वाइब्रेट होता है, ये तो आपने देखा ही होगा, तो इससे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्या होती है, गति होती है। और ये गतियां अनाज को क्या करती है, स्क्रीन के नीचे ले जाती है। अनाज को क्या करेगी, स्क्रीन के नीचे ले जाएगी, और साथ ही क्या करेगी, स्क्रीन के ऊपर
उछालती है, मतलब उस अनाज को क्या करेगी, पर उछालेगी कि अनाज अच्छी क्या हो जाए, हिल जाए। स्क्रीन की ढलान, जो स्क्रीन की ढलान है, ढलान अनाज का नीचे आएगा। इसके बाद में जो स्क्रीन होती है ये अलग अलग प्रकार की होती है। अगर वो जो छेद होते हैं मारने के, जो आउटलेट के जो छेद होते हैं, अगर वो बंद हो जाए या स्क्रीन के जो छेद बंद हो जाए, तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, ब्रश लगा होता है उसी एयर क्लीनर में। अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है देखिए, रोटरी एयर क्लीनर। पहले अपने स्क्रीन एयर क्लीनर, अब क्या देखेंगे, रोटरी एयर क्लीनर। देखिए दोस्तों, रोटरी एयर क्लीनर होता है, इसमें क्या होता है, गोलाकार डेस्क होते हैं। क्या होते हैं, गोलाकार डेस्क होते हैं, जिनकी गति क्या होती है, क्षैतिज तल होता है उसमें वर्ताकार होती है। जो क्षैतिज तल होता है उसमें क्या होती है, वर्ताकार होती है। और इसमें सिंगल या डबल ड्रम लगे होते हैं, मतलब सिंगल या डबल ड्रम होगा। और रोटरी स्क्रीन और हॉपर होता है। और क्या होगा इसमें, तो रोटरी स्क्रीन होगी और एक क्या होगा, हॉपर होगा। जो रोटरी स्क्रीन व एसिपरेटर को चलाता है, क्या करता है, रोटरी स्क्रीन और हॉपर होगा, जो क्या करेगा, रोटरी स्क्रीन व एसिपरेटर को चलाएगा। इसके बाद में है कि जो मिश्रण होता है उसको अपन किस में डालते हैं, जिसमें से अपने को क्या करनी हो, क्लीनिंग करनी हो, उसको अपन डालते हैं दोस्तों किसमें, हॉपर में डालते हैं। किसमें डालते हैं, हॉपर में डालते हैं। इसके बाद में देखिए, दाने को छिद्र से स्क्रीन के केंद्र के ड्रम में जाते हैं। जो दाने होते हैं वो क्या होते हैं, स्क्रीन के छिद्र से स्क्रीन के केंद्र में जाते हैं, और केंद्र से किस में जाते हैं, ड्रम में जाते हैं। इसके बाद में जहां बड़े आकार की सामग्री ऊपर रखी जाती है, क्या, बड़े आकार की सामग्री को क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे। और आउटलेट के माध्यम से क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और दाने कम गति से घूमते हुए क्या करते हैं, निकलते हैं। और जो कंपन होता है स्क्रीन पर गिरते हैं, इससे क्या होती है, गंदगी कणों से हट जाती है। इसके बाद में गंदगी के कणों को एस्पिरेटर द्वारा क्या कर लेते हैं, नीचे खींच लेते हैं। क्या कर लेते हैं, नीचे खींच लेते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं दोस्तों ग्रेडिंग। पढ़ने क्लीनिंग पढ़ ली, अब इसके बाद में पढ़ेंगे ग्रीडिंग। ग्रीडिंग को क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं श्रेणीकरण, मतलब अलग अलग करना। जैसे मान लो आम के फल में छोटे को अलग करना, और बड़ी साइज को अलग करना, मीडियम साइज को अलग करना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रेडिंग में आप देखिए ध्यान से, ग्रेडिंग में क्या करते हैं दोस्तों, विशेष आधार पर उनको क्या करते हैं, विशेषताओं को आधार पर उनको अलग क्या करते हैं, विशेषताओं के आधार पर उनको क्या करते हैं, अलग करते हैं। देखिए कैसे, कौन विशेषताओं क्या करते हैं, उनकी भौतिक विशेषता के आधार, उनके रंग के आधार पर, किसके आधार पर, भौतिक विशेषता के आधार पर, रासायनिक विशेषता के आधार पर, और जैविक विशेषता। पहले देखिए भौतिक विशेषता में क्या देखते हैं, पहले देखेंगे आकार, इसके बाद में उस देखेंगे दोस्तों, उसकी फिर देखेंगे नमी, फिर देखेंगे रंग, और फिर देखेंगे बनावट। मतलब आकार, आकृति और नमी और रंग और बनावट, इनके आधार पर क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। इसके बाद में रासायनिक विशेषता देखते हैं। रासायनिक विशेषता में गंध आती है और स्वाद, गंध और स्वाद के आधार पर क्या करते हैं, श्रेणीकरण करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। इसके बाद में है जैविक विशेषता। जैविक विशेषता में क्या करते हैं, अंकुरण या कीटों की क्षति। जैसे मान लो किसी का अंकुरण अच्छा नहीं है, अंकुरण परसेंट अच्छी नहीं है, और किसी की कीटों की क्षति हो गई किसी अनाज पे या किसी पे भी, तो उनके आधार पर क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। इसके बाद में है टाइप्स ऑफ सेपरेटर, मतलब इनको अलग अलग विभाजित करने के लिए कौन कौन से सेपरेटर काम में लेते हैं। पहला है वाइब्रेटरी सेपरेटर, मतलब वाइब्रेट के द्वारा क्या करना, सेपरेट करना। आकार या बनावट के आधार पर सामग्री को क्या करते हैं, अलग करता है। जो वाइब्रेटरी सेपरेटर है, आकार और बनावट के आधार पर क्या करता है, सामग्री को
अलग करता है। इसके बाद में स्पाइरल सेपरेटर क्या है, स्पाइरल सेपरेटर ये क्या करता है, जो अनाज होते हैं उनको गोल क्या करता है, रोल करता है। इसके बाद में एक समान के जो बीज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग है, गोल अलग हो जाते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट सेपरेटर। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट सेपरेटर है आइडेंटेड सेपरेटर। मतलब लंबाई के आधार पर अगर कोई बीजों को अलग कर रहा है तो उस सेपरेटर को क्या बोलते हैं, आइडेंटेड सेपरेटर। इसके बाद में है साइक्लोन सेपरेटर। ये क्या होता है, ग्रीप गैसों के कण, जो ग्रीप गैसों के कण होते हैं उनको सामग्री से क्या करता है, हटाता है। अब इसके बाद में मैग्नेटिक सेपरेटर, जो चिपचिपाहट के आधार पर जो अलग करता है, जैसे बाजरे में गोंद लगा हुआ होता है तो उसको क्या कर देगा, अलग कर देगा, किसके आधार पर, चिपचिपाहट के आधार पर। ग्रेविटी सेपरेटर घनत्व और वजन के आधार पर क्या करता है, अलग करता है। तो ये 6 प्रकार के अपन ने सेपरेटर पढ़ लिए। अब इसके बाद में पढ़ते हैं दोस्तों 11वां टॉपिक। 11वां टॉपिक क्या बोल रहा है अपने को, ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। मतलब क्या पढ़ना है, सुखाना और डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण करना, जल या नमी को हटाना। मॉइस्चर मेजरमेंट, ईएमसी, ड्राइंग थ्योरी और इसके बाद में वेरियस ड्राइंग मेथड, ड्राइंग के वेरियस मेथड पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो ड्राइंग और डिहाइड्रेशन होता है वो समझिए दोस्तों। जो ड्राइंग होता है शुष्कन, शुष्कन की क्रिया में क्या करते हैं, जो निष्कासन करते हैं, जल का क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं। इसमें 2 प्रक्रियाएं शामिल होती है। शुष्कन एक साथ क्या करता है, गर्मी और द्रव्यमान स्थानांतरण की एक क्या करती, सॉरी, गर्मी और द्रव्यमान पर स्थानांतरण के आधार पर क्या है, एक प्रक्रिया है। जो शुष्कन प्रक्रिया है वो एक तो गर्मी और एक क्या है, द्रव्यमान स्थानांतरण। 2 के आधारित क्या है, एक प्रोसेस है। इन पर आधारित क्या है, एक प्रोसेस है। इसके बाद में है शुष्कन और निर्जलीकरण। 3 तरीकों से होता है। कितने तरीकों से होता है, 3 तरीकों से होता है। गर्मी से, शुष्क हवा से, हवा की गति से। तो शुष्कन ड्राइंग और डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है। ये कितने प्रकार से होता है दोस्तों, ये होता है 3 प्रकार से। पहला है गर्मी, दूसरा है शुष्क हवा, तीसरा क्या है, हवा की गति। और जो ड्राइंग और डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है, ये कैसे होता है दोस्तों, उत्पाद या अनाज की नमी को हटाने की प्रक्रिया। उत्पाद या जो अनाज होता है उसमें से नमी को हटाना ही क्या होता है, शुष्कन होता है, डिहाइड्रेशन होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में होगा। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ जो ड्राइंग की प्रोसेस होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, पहले है एक्सटर्नल कारक, जो बाहरी कारक होते हैं। सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर, आर्द्रता, ये सभी को पता होगा। आर्द्र ज्यादा होगा तो शुष्कन की क्रिया कम होगी, सोलर रेडिएशन अधिक होगी, शुष्कन अधिक होगा, टेम्परेचर अधिक होगा तो शुष्कन की क्रिया भी क्या होगी, अधिक। फिर है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में आते हैं टाइप ऑफ क्रॉप, फसल का प्रकार। इसके बाद में इंटरनल मॉइस्चर कंटेंट, मतलब जो आंतरिक जो मॉइस्चर की मात्रा अधिक है तो टाइम लगेगा शुष्कन में, अगर कम है तो टाइम कम लगेगा। साइज और कंपोजिशन, जो अनाज और जो भी है उसकी साइज और कंपोजिशन, और एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया है वो। अब इसके बाद में है दोस्तों मॉइस्चर कंटेंट। क्या है, मॉइस्चर कंटेंट, खाद्य सामग्री में मौजूद कुल पानी की मात्रा। क्या है, खाद्य सामग्री में मौजूद कुल पानी की मात्रा। क्या है, खाद्य सामग्री में मौजूद कुल पानी की मात्रा को पानी की मात्रा या नमी की मात्रा के रूप में जाना जाता है। खाद्य सामग्री में जो मौजूद कुल पानी होता है उसको किस नाम से जानता है, मॉइस्चर के नाम से जानते हैं, नमी की मात्रा के नाम से जाना जाता है। अब इसके मेथड क्या है, जो मॉइस्चर कंटेंट के मेथड है वो है, पहला है
मतलब जो मॉइस्चर को अपन हटाते हैं, जो ड्राइंग के मेथड हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, मतलब जो मॉइस्चर मॉइस्चर को कम करने के मेथड कौन कौन से हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला है एयर ओवन मेथड। क्या है? एयर ओवन मेथड। इसके बाद में है वैक्यूम ओवन विधि, इनकी डिटेल से चर्चा आगे करेंगे। फिर है ब्राउन ड्यूल वाष्पन विधि। फिर इसके बाद में है इंफ्रारेड विधि। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में पहला आ जाएगा दोस्तों विद्युत प्रतिरोध विधि। इसके बाद में है डी इलेक्ट्रॉनिक विधि। क्या है? डी इलेक्ट्रॉनिक विधि और विद्युत प्रतिरोध विधि। फिर है रासायनिक विधि। मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट में एयर ओवन विधि भी आ जाएगी, वैक्यूम विधि आ जाएगी, और ब्राउन ड्यूल विधि आ जाएगी, और इंफ्रारेड विधि आ जाएगी। इनडायरेक्ट में कौन कौन सी आ जाएगी? विद्युत प्रतिरोध, डी इलेक्ट्रॉनिक विधि, और इसके बाद में है रासायनिक विधि। अब चलते हैं आगे की ओर, इनकी डिटेल से थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहला है एयर ओवन विधि। एयर ओवन विधि में क्या करते हैं दोस्तों, इसका उपयोग 13% नमी, जिन अनाजों में 13% तक नमी पाई जाती है उनके लिए एयर ओवन विधि का प्रयोग किया जाता है। और वैक्यूम ओवन विधि, इसका प्रयोग किया जाता है फल और सब्जियों के लिए। किसके लिए किया जाता है? फल और सब्जियों के लिए किया जाता है। इसके बाद में है ब्राउन ड्यूल विधि। इसका उपयोग किया जाता है अनाज को तेल में गर्म करके नमी को दूर करना। अनाज को तेल में गर्म करके दूर करना, इसको क्या बोलते हैं? ब्राउन ड्यूल विधि। इसके बाद में है इंफ्रारेड विधि। क्या है? इंफ्रारेड विधि। इस विधि में अनाज की में नमी की मात्रा को सीधे इंफ्रारेड हीटिंग लैंप से अनाज के नमूने से क्या करते हैं? पानी को वाष्पीकरण हटाते हैं। इसके बाद में है दोस्तों इनडायरेक्ट विधि। इनडायरेक्ट विधि में क्या क्या काम में लेते हैं? पहला है विद्युत प्रतिरोध विधि। सही, पहला क्या है? विद्युत प्रतिरोध विधि। इस सिद्धांत में किसका उपयोग किया जाता है? प्रतिरोध मापने वाले उपकरण। किसका उपयोग किया जाता है? प्रतिरोध मापने वाले उपकरण का। उत्पाद का विद्युत प्रतिरोध या चालकता उसकी नमी की मात्रा पर क्या करता है? निर्भर करता है। इसके बाद में सेकंड मेथड की ओर चलते हैं दोस्तों, डी इलेक्ट्रॉनिक मेथड। क्या है? डी इलेक्ट्रॉनिक मेथड। डी इलेक्ट्रॉनिक मेथड, यह उपकरण जो डी इलेक्ट्रॉनिक विधि है, ये उपकरण क्या करता है? अनाज का अचालक स्थिरांक मापता है। क्या मापता है? अचालक स्थिरांक मापता है। रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में क्या करते हैं? इस विधि में पानी में एक ऐसा रसायन मिलाकर पानी निकाला जाता है जो पानी के साथ साथ मिश्रित हो जाता है। पानी के साथ साथ अपघटित हो जाता है और मिश्रित हो जाता है। मतलब इसमें क्या करते हैं? केमिकल डालते हैं सर। मान लो कि केमिकल डालते हैं, उसके साथ साथ पानी की मात्रा भी नष्ट हो जाएगी और वो केमिकल भी नष्ट हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों ईएमसी, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। ईएमसी मात्रा सामग्री के प्रकार, सापेक्षिक आर्द्रता और हवा के तापमान पर निर्भर करता है। जो ईएमसी होता है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, वो किस किस पर निर्भर करता है? सामग्री के प्रकार पर, सापेक्षिक आर्द्रता पर और हवा के तापमान पर निर्भर करता है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों मेथड ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग के सुखाने के जो मेथड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट को देखिए दोस्तों, इस प्रक्रिया में क्या करते हैं? चालन अनुबंध शुष्कन के नाम से जाना जाता है। जो इनडायरेक्ट मेथड होता है इसको चालन या अनुबंध शुष्कन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में है शुष्कन विधि में सुखाने के लिए गर्मी में मुख्य रूप से ठोस धातु के माध्यम से गीले ठोस में स्थानांतरित करते हैं। मतलब एक तो ठोस धातु ले लेंगे, ठोस धातु से क्या करते हैं? गीले जो ठोस होते हैं उनमें क्या करते हैं? उष्मा का क्या करते हैं? उष्मा को स्थानांतरित करते हैं। ये कौन सा मेथड हो गया? मतलब एक ठोस धातु हो गई और एक गीला ठोस हो गया। इसमें क्या करते हैं? जो गर्मी है इसका क्या करते हैं? स्थानांतरित करते हैं। ये हो गया इनडायरेक्ट ड्राइंग मेथड। इसके बाद में है डायरेक्ट ड्राइंग मेथड। इसमें क्या करते हैं दोस्तों? इसमें संवहनशील गर्म हवा तथा गैसों का प्रयोग करके शुष्कन के लिए किया जाता है। मतलब इसमें एक तो गर्म हवा का प्रयोग करेंगे, गैसों का प्रयोग करेंगे, इसके द्वारा क्या करेंगे? जो
शुष्कन है इसकी प्रोसेस करेंगे। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट तीसरा है रेडिएशन ड्राइंग। क्या है दोस्तों? रेडिएशन ड्राइंग। रेडिएशन ड्राइंग में क्या करते हैं दोस्तों? विकिरण सूर्य की जो प्रकाशमान ऊर्जा है उसको क्या करता है? अवशोषित करता है। अनाज द्वारा इस ऊर्जा को परिवर्तित करने पर आधारित, मतलब जो भी सूर्य की ऊर्जा है उससे क्या करते हैं? ड्राइंग की क्रिया करते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ ग्रेन ड्राइंग। ग्रेन ड्राइंग की थ्योरी क्या है? देखिए, जो आमतौर पर जो शुष्कन शब्द है इसका तात्पर्य है वाष्पीकरण द्वारा जो ठोस सामग्री है उससे नमी की मात्रा को घटाना। क्या है? जो ठोस सामग्री है उससे नमी की मात्रा को घटाना। यह जो सिद्धांत है ये किस पर आधारित है? गर्मी और द्रव्यमान स्थानांतरण पर आधारित है। जो ड्राइंग की क्रिया है वो किस पर आधारित है? गर्मी और द्रव्यमान पर आधारित है। इसके बाद में एक तो मतलब थ्योरी में पढ़ते हैं, एक तो इसकी थ्योरी में पढ़ते हैं थिन लेयर ड्राइंग और एक डीप लेयर ड्राइंग। अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना दोस्तों, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्शियल ग्रेन ड्राइंग। मतलब जो वाणिज्यिक अनाज शुष्कन होते हैं वो क्या क्या होते हैं दोस्तों? वाणिज्य अनाज ड्रायर में सभी अनाज शुष्कन क्या करते हैं? हवा के संपर्क में एक समान शुष्कन स्थिति के लिए पूरी तरह उजागर होते हैं। इसको समझिए दोस्तों। देखो, समान हवा का तापमान और नमी, मतलब जो हवा का तापमान और जो नमी होती है वो क्या होती है? समान होती है। और ये विभिन्न प्रकार के ड्रायर होते हैं। जो कमर्शियल ग्रेन ड्रायर होते हैं इनके प्रकारों को समझिए दोस्तों। पहला है बैच ड्रायर। पहला क्या है? बैच ड्रायर। दूसरा क्या है? कंटिन्यूअस फ्लो ड्रायर। दूसरा क्या है? कंटिन्यूअस फ्लो ड्रायर। इनके बारे में समझेंगे। पहले आप इनके टाइप्स के नाम देखिए। बिन ड्रायर, ट्रे ड्रायर। कंटिन्यूअस फ्लो ड्रायर दो प्रकार के होते हैं। पहला है बिन ड्रायर, दूसरा है ट्रे ड्रायर। इसके बाद में है रीसर्कुलेटरी बेड सिस्टम। इसके बाद में फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, लूसिना स्टेट यूनिवर्सिटी ड्रायर। इसके बाद में है सोलर ड्रायर। सोलर ड्रायर दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और कन्वेक्टिव। इसके बाद में है बैच ड्रायर। क्या है? बैच ड्रायर। बैच ड्रायर को डिटेल से समझेंगे। अब इनको क्या करेंगे? डिटेल से समझेंगे। बैच ड्रायर में क्या होता है दोस्तों? एक बार एक निश्चित मात्रा में अनाज को सुखाते हैं। बैच ड्रायर में क्या करते हैं? निश्चित मात्रा में क्या करते हैं? जो अनाज होते हैं उनको क्या करते हैं? सुखाते हैं। अब इसके बाद में है दूसरा है कंटिन्यूअस फ्लो ड्रायर। क्या है कंटिन्यूअस फ्लो ड्रायर? निरंतर जो ड्रायर होते हैं उनमें दाने बिना रुके लगातार प्रवाहित होते रहते हैं। मतलब क्या होते हैं? सूख सूख के आगे, मतलब लगातार क्या रहते हैं? शुष्कन की क्रिया, ड्राइंग की क्रिया इनमें चलती रहती है। ये दो प्रकार के हैं। पहला है बीन ड्रायर, दूसरा क्या है? ट्रे ड्रायर। बीन ड्रायर तो सबसे आसान ड्रायर है, मतलब सबसे ज्यादा शुष्कक है। अब इसमें क्या होता है? एक बेलनाकार और एक आयताकार बर्तन होता है। जो बिन ड्रायर होता है बेलनाकार और आयताकार होता है। इनमें छिद्र होता है। छिद्रित फर्श में के नीचे स्थानांतरित की गई, मतलब जो छिद्रित फर्श होता है इनमें स्थानांतरित क्या करते हैं? गर्म हवा। मतलब क्या करते हैं? बिन ड्रायर एक आसान ड्रायर है। इसमें क्या करते हैं? बेलनाकार और आयताकार दो बर्तन होते हैं और इनमें जो छिद्र होता है फर्श में उससे क्या करते हैं? गर्म हवा का क्या करते हैं? उपयोग शुष्कन के लिए करते हैं। इसके बाद में है ट्रे ड्रायर। ट्रे ड्रायर में क्या होता है दोस्तों? ट्रे ड्रायर के बेच में मोड में काम में करता है। जो ट्रे ड्रायर होता है बेच मोड में काम में करता है। किसका मोड में काम में करता है? बेच मोड में। इसमें सामग्री को रखने के लिए रेक का उपयोग करके सामग्री पर हवा प्रसारित किया जाता है। मतलब रेक का प्रयोग करके उसको क्या कर देंगे? सामग्री को बिछा देंगे और उसके बाद में क्या करेंगे? हवा प्रसारित करेंगे, शुष्क हवा प्रसारित करेंगे। तो ये क्या होगा? ट्रे ड्रायर। इसके बाद में रिसर्कुलेटरी ड्रायर। यह एक निरंतर प्रवाह गैस मिश्रण का प्रकार का अनाज ड्रायर है। मतलब निरंतर इसमें क्या होता है? निरंतर मिश्रण का जो शुष्कन है वो होता रहता है। इसमें दो सकेंद्रित क्या होते हैं? वर्ताकार सिलेंडर होते हैं।
इसके बाद में है नेक्स्ट है दोस्तों फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। मतलब इसमें क्या होता है, द्रवीकृत बेड ड्रायर में क्या लेते हैं, बेलनाकार या आयताकार क्रॉस सेक्शन के क्या स्टील के सेल होते हैं। इसमें एक ग्रिड होता है जिस पर गीली सामग्री टिकी रहती है। एक ग्रिड पर क्या होता है, गीली सामग्री टिकी रहती है। इसमें ड्रायर में बेड को द्रवीकृत अवस्था में रखने, मतलब ड्रायर में क्या करते हैं, बेड को द्रवीकृत अवस्था में रखने के लिए सुखाने वाली गैसों, जो सुखाने वाली गैसें होती है, ठोस की बेड से पर्याप्त वेग से गुजारा जाता है। मतलब क्या करते हैं दोस्तों, समझिए इसको, कि ड्रायर में बेड को द्रवीकृत अवस्था में रखने के लिए सुखाने वाली जो गैस होती है उसको जो ठोस बेड होती है उससे क्या करते हैं, वेग से गुजारते हैं, पर्याप्त वेग से क्या करते हैं, बेड से उसको गुजारते हैं। अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है लुसिना स्टेट यूनिवर्सिटी ड्रायर। इसमें क्या होता है, यह एक सतत प्रवाह है मिश्रण अनाज ड्रायर है जो भारत और यूएसए में क्या होता है, लोकप्रिय है। फिर इसके बाद में है सोलर ड्रायर। सोलर मतलब जो सौर ऊर्जा होती है उसके द्वारा अपन सुखाने का प्रयोग करके उसको अपने क्या बोलते हैं, सोलर ड्रायर बोलते हैं। सुखाने की प्रक्रिया मतलब नमी को क्या करता है, सोलर ड्रायर हटाता है। इसके बाद में सोलर ड्रायर को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भागों में बांटा गया है दोस्तों, दो भागों में बांटा गया है। एक तो डायरेक्ट या कैबिनेट सोलर ड्रायर है, दूसरा है इनडायरेक्ट या कनेक्टिव सोलर ड्रायर। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की और नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है दोस्तों अपना 13वां है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। मतलब ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। सबसे पहले अपन समझते हैं कि ये होता क्या है दोस्तों। ये होता है कि कोई भी मान लो अपने पास मटेरियल है, सामग्री है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने के लिए जो भी अपन यंत्र काम में लेते हैं उनको बोलते हैं मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। क्या बोलते हैं, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। अब जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट होते हैं इनकी एक बार डेफिनेशन वगैरह चर्चा कर लेते हैं। ये क्या है दोस्तों, देखिए, सामग्री को हाथ से या यांत्रिक साधनों से या उपकरणों द्वारा सामग्री को पहुंचाने तथा मानव को श्रम करने के लिए श्रम को कम किया जाता है। मतलब क्या करते हैं, जो मानव श्रम करता, मानव जो मेहनत करता है उसको कम किया जाता है और इसको यांत्रिक साधनों या उपकरणों द्वारा ही क्या कर दिया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको प्रस्थानित कर दिया जाता है। इसके बाद में है इसमें जो सामान्य प्रकार के जो यांत्रिक उपकरण है वो निम्न प्रकार दे रखे हैं। पहला है बेल्ट कन्वेयर। इनको आसानी से मैं समझाऊंगा डायग्राम से आपको। पहला है बेल्ट कन्वेयर, दूसरा है बाल्टी लिफ्ट, दूसरा है स्क्रू कन्वेयर, इसके बाद में है चेन कन्वेयर, वाइंडिंग कन्वेयर। इनका तो पहले टाइप्स के नाम याद कर लीजिए, फिर इसके बाद में इनको समझते हैं इमेज से। देखिए दोस्तों, देखिए ये क्या है, चेन ड्रायर, सॉरी ये चेन ड्रायर, ये स्क्रू ड्रायर, ये है बेल्ट टाइप ड्रायर। बेल्ट मतलब ये जो पट्टा दिखाई दे रहा है, इस पर कोई भी सामान रखोगे तो इस साइड से ऊपर की ओर जाके किसी भी स्थान पर अपने को रखना है वो वहां पर जा सकता है। तो पहला तो हो गया बेल्ट टाइप ड्रायर, इसके बाद में है स्क्रू टाइप ड्रायर, इसके बाद में हो गया चेन टाइप, मतलब इस चेन पर जो भी सामग्री, ये डिब्बा रखा हुआ भी दिख रहा है, ये डिब्बे को रखते जाएंगे, वो दूसरी जगह इनको डालता जाएगा। स्क्रू टाइप, इसमें कोई भी सामान डालेंगे वो स्थानांतरित हो जाएगा। आई होप आप सभी को दोस्तों क्लास पसंद आई होगी। संपूर्ण सिलेबस एक ही क्लास में अपने को मिला है। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जरूरतमंद स्टूडेंट्स के पास पहुंचानी है। और अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए या इसकी और भी ज़्यादा डिटेल में थ्योरी के साथ आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज पर 8690596638 पे टेक्स्ट या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय